नमस्कार दोस्तों, आरएसवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप जादुई कहानियां, अद्भुत एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां पा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं मिस्टर बिलियनेयर वेल्थ सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 401। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट दे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 401। सन्नाटा कमरे में छा गया। दूसरी ओर एलिसिया ने अपनी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालना नहीं रोका, क्योंकि उसने इसे विवान की ओर निर्देशित किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जिस तरह से यह होना चाहिए था जब उसने अपनी क्षमता का उपयोग किया, विवान को पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। वह भी उसके नियंत्रण में होना चाहिए था जैसा वह चाहती थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विवान बस उसे देख रहा था, एक ठंडी नज़र के साथ। यह नज़र उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी, क्योंकि वह खुद को खतरे में महसूस कर रही थी। यह मानने को तैयार नहीं कि वह विवान को नियंत्रित नहीं कर सकती। एलिसिया ने तय किया कि वह अपनी सारी ऊर्जा खर्च करेगी ताकि उसे नियंत्रित कर सके। लेकिन उसने जितना प्रयास किया, विवान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। क्या तुम थक गई हो? मैंने तुम्हें पहले ही जाने का मौका दिया था, लेकिन तुम अभी भी मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम जीने के लिए थक गई हो? विवान ने उदासीनता से कहा, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अगले पल वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एलिसिया की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसी समय उसके शरीर से एक तीव्र आभा अचानक फूट पड़ी। यह आभा इतनी घनी थी कि एलिसिया को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसे ये संभव है? तुम मेरी क्षमता के नियंत्रण में नहीं आ रहे हो। तुम अभी हिप्नोटाइज होने वाले थे, एलिसिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जब उसने देखा कि विवान उसके पास तेजी से आ रहा है। विवान को अब और इस महिला के साथ समय बर्बाद नहीं करना था। उसने तय किया कि उसे एक बार और सभी मामलों को निपटाना होगा। आखिरकार, अगर वह उस मौके को नहीं लेती जो उसने उसे दिया था, तो ये सुनिश्चित नहीं था कि वह वास्तव में श्रीयंका को अकेला छोड़ देगी। पहले वह उसे पूरी तरह से जाने देने के लिए अनिच्छुक था। आखिरकार वह एक समय बम की तरह थी जो कभी भी फट सकती थी। लेकिन अपने सिद्धांतों के कारण उसे जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब उसने उसे खत्म करने का एक मौका और कारण दे दिया था। असाधारण गति से विवान ने अपना दाहिना हाथ एलिसिया की गर्दन की ओर बढ़ाया। इसी क्षण एलिसिया अचानक अपनी होश में आए। उसने महसूस किया कि विवान उससे कहीं अधिक मजबूत था, और उसकी ओर बढ़ता हुआ हाथ वह उस गति से आ रहा था जिसे वह टाल नहीं सकती थी। दिमाग में कुछ नहीं आने के अलावा वह अपने दिल में खुश थी। अगर विवान इतना मजबूत था तो इसका मतलब था कि उसके माता पिता को मना करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार न केवल वह उसे पसंद करती थी, बल्कि वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत था जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए तय किया था। विवान एलिसिया की गर्दन को पकड़ने ही वाला था जब अचानक उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस क्षण में उसने एक मजबूत खतरे की भावना महसूस की। भले ही यह उसे मारने वाला नहीं था, लेकिन यह उसे चोट पहुंचाने का इरादा रखता था। जैसे ही वह पीछे हटा, एक छाया जैसी आकृति अचानक प्रकट हुई। यह आकृति एक आदमी की थी, लेकिन उसके किसी भी फीचर को देखा नहीं जा सकता था। इसके बजाय ये व्यक्ति छायाओं में ढका हुआ था, जैसे वह खुद एक छाया हो। विवान ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। जब वह एलिसिया की ओर बढ़ रहा था, उसे पकड़ने के इरादे से, यह आकृति अचानक उसकी छाया से उभरी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के चारों ओर की छाया अचानक साफ हो गई, जिससे एक मध्यवर्गीय आदमी प्रकट हुआ। उसके भौहें तेज थीं और उसके ठोड़ी पर हल्की दाढ़ी थी। उसके काले बाल थे और भूरे रंग की आंखें विवान को हत्या के इरादे से देख रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे कोई यहाँ आएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस मजबूत घर से हो? कुछ समय की चुप्पी के बाद उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। इससे पहले कि विवान जवाब दे पाता, एलिसिया ने उस आदमी को अविश्वास भरी नजरों से देखा। फिर उसने पूछा, अंकल जेम्स, तुम क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ मत आना। जेम्स ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने विवान की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। इसके अलावा वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वह विवान पर नजर रखे ताकि वह कोई भी कदम न उठाए। मैं किसी भी घर से नहीं हूँ, लेकिन खैर, उसने मुझे अपमानित किया है, और अगर तुम भी प्रभावित नहीं होना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम रास्ते से हट जाओ। इस बार मुझे उसे निपटाना है, क्योंकि मैंने उसके साथ काफी समय तक नरमी बरती है। विवान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आपके सामने वाला व्यक्ति भी एक सुपरह्यूमन है। वर्तमान में वह तीसरे चरण पर है, एक चरण आपसे ऊपर। उसने पहले ही तीसरी लॉक को तोड़ दिया है।
एक सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके सामने प्रकट हुआ जब उसने जेम्स को देखा। साथ ही वह इस जानकारी से आश्चर्यचकित हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सामने वाला व्यक्ति थोड़ा खतरनाक लग रहा था। उसके लिए भाग्यशाली था, वर्तमान में उसके पास एक व्यक्ति की लड़ाई की क्षमताएं थीं जो उसके स्तर से ऊपर थीं। वर्तमान में उसने पहले ही 2 लॉक तोड़ दिए थे, जिससे वह दूसरे चरण का सुपरह्यूमन बन गया था। जेम्स ने विवान को देखते हुए अपनी आंखें संकुचित कीं। फिर उसने एलिसिया के सवाल का जवाब दिया, युवती, तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं तुम्हें बिना सुरक्षा के जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मैं तुम्हारे माता पिता को ये बताने के लिए कुछ नहीं कह पाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एलिसिया ने उस व्यक्ति को देखा जो उसके सामने था। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे 8 साल की उम्र से सुरक्षा दी थी। अब यह 1 दशक से अधिक हो गया था और वह उसकी देखभाल कर रहा था। और इसी कारण से उसने हमेशा उसे अंकल कहा, क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। और जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर जेम्स नहीं आया होता तो सच में विवान ने उसे पकड़ लिया होता। उसने विवान को देखा जो उसके सामने एक असाधारण आभा के साथ खड़ा था। केवल इस क्षण में उसने अचानक महसूस किया कि इस समय विवान के चारों ओर की आभा एक सुपरह्यूमन की थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान पहले ही सुपरह्यूमन स्तर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उसकी आभा जेम्स द्वारा वर्तमान में छोड़ी गई आभा के मुकाबले कमजोर नहीं थी। वह अचानक महसूस करने लगी कि वह भाग्यशाली थी। इसके अलावा उसने समझा कि विवान पर उसकी क्षमता का काम न करने का कारण क्या था। आखिरकार विवान एक सुपरह्यूमन था और जिस क्षमता का वह मालिक थी वह उस स्तर के लोगों पर असर नहीं डाल सकती थी जब तक वह खुद भी सुपरह्यूमन नहीं बन जाती। युवक, यह कोई समस्या नहीं है अगर तुम मुझे अपने गढ़ के बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि यह मामला यहीं समाप्त हो जाए। आखिरकार अगर हम दोनों लड़ते हैं तो हम यहाँ बहुत तबाही मचाएंगे और हमारे ऊपर बहुत ध्यान आकर्षित करेंगे, जेम्स ने शांत स्वर में कहा। विवान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका निर्णय नहीं बदला। इसके बजाय उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे उनके सामने खड़े दोनों लोगों को समाप्त करना है। भले ही वह ये सुनिश्चित नहीं था कि वह उस आदमी का सामना कर सके, लेकिन वह निश्चित था कि वह एलिसिया का सामना कर सकता है। जब जेम्स ने देखा कि विवान का कोई इरादा नहीं है तो उसने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ पर यह कैसे होगा? तुम हमें जाने दो और हम सब कुछ भूल जाएंगे जो यहाँ हुआ है। हम तुमसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ शामिल नहीं होंगे, इसके बदले में तुम हमें लड़ने की कोशिश नहीं करोगे। यह नहीं था कि जेम्स विवान से लड़ने से डरता था, ये सिर्फ इतना था कि ये स्पष्ट नहीं था कि विवान का क्या बैकग्राउंड था। उसकी उम्र में जीन लॉक तोड़ने की क्षमता का मतलब था कि उसके पास अद्भुत संसाधन थे। विवान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अंततः उसने सहमति देने का निर्णय लिया। यह नहीं था कि वह उन्हें जाने देने पर सहमत था, लेकिन यह प्रतिशोध एक समय पर चुकाना था। इसके अलावा भले ही उसे विश्वास नहीं था कि वे दोनों श्रीयंका को अकेला छोड़ देंगे, उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह सुरक्षित रहे। जानते हुए तुम अब जा रहे हो, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी की गई गलती के लिए सजा पाएगी। उससे अधिक उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह भी मजबूत हो जाए ताकि वह कुछ समस्याओं का सामना कर सके। अंत में वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह हर समय उसके साथ होगा। बिना कुछ और कहे वह वापस जाकर बैठ गया। इसके बाद उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें विदाई नहीं दूंगा, लेकिन जान लो तुम अब जा रहे हो, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी की गई गलती के लिए सजा पाएगी। हालांकि जेम्स विवान की बात से पूरी तरह असंतुष्ट था, लेकिन उसे अभी के लिए हार माननी पड़ी। आखिरकार ये सच था कि एलिसिया ही गलती पर थी। अगर यह किसी और के साथ होता तो जेम्स को परवाह नहीं होती कि कौन गलत था और बस उन्हें निपटा देता। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते जो उनसे मजबूत या उनके बराबर था। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन चलो इस मामले पर अब चर्चा न करें। हम अब जाने के लिए तैयार हैं, जेम्स ने कहा। और अगले ही क्षण, इससे पहले कि एलिसिया कुछ कह सके, उसने अद्भुत गति से उसे उठाया और दोनों ने विला छोड़ दिया। जब दोनों विला से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय जेम्स ने सुनिश्चित किया कि वे विवान के विला से जितना संभव हो सके दूर चले गए। केवल जब वे कई किलोमीटर दूर पहुंच गए तब उसने अचानक राहत महसूस की। जब वे रुके तो उसने सांस ली। उसने इतनी ऊर्जा खर्च की थी कि इतनी तेज गति से चलने के लिए। इसके अलावा उसने अपनी क्षमता का उपयोग किया ताकि वे किसी को भी पता न चले जब वे चले। इसलिए अगर वह इस समय विवान से मिलता तो वह जानता था कि वह हार जाएगा। सौभाग्य से उसने देखा कि विवान उनके पीछे नहीं आ रहा था। एलिसिया को नीचे रखते हुए उसने कुछ समय आराम करने का निर्णय लिया, इससे पहले कि वे दोनों वापस गढ़ में जा सकें। ये यात्रा यहाँ समाप्त होनी चाहिए थी, ये देखते हुए कि उन्होंने पहले ही एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया था जिसने जीन लॉक तोड़ दिया था और उन्होंने उसे अपमानित किया था।
अंकल जेम्स, तुमने उसकी शर्तों पर क्यों सहमति दी? क्या तुम उससे मजबूत नहीं हो? तुम उसे हमारे साथ ले जा सकते थे। एलिसिया ने शिकायत की। उसे लगा कि विवान से फिर कभी मिलना मुश्किल होगा। आखिरकार उसने पहले ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी और इसलिए विवान उस पर गुस्सा था। इसके अलावा उसकी वर्तमान क्षमताओं से यह स्पष्ट था कि उसके पास कोई साधारण बैकग्राउंड नहीं था। इसलिए वह वास्तव में अपने माता पिता को मनाने के लिए कोशिश कर सकती थी कि वह उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह इतना सरल नहीं है। उस युवा ने पहले ही सुपरह्यूमन स्तर के दूसरे चरण को प्राप्त कर लिया है, और जिस आभा को वह रखता है उससे मैं ये बता सकता हूं कि मैं उसे इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। जेम्स ने जवाब दिया। एलिसिया की आंखें अचानक आश्चर्य से फैल गईं। ये पहली बार था जब उसने जेम्स को ये कहते सुना कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो उससे कम स्तर पर हो। इसके अलावा ये जानकारी कि विवान पहले ही सुपरह्यूमन स्तर तक पहुंच चुका था उसे चौंका देने के लिए काफी थी। वह स्तर ऐसा नहीं था जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विवान ने ये युवा उम्र में हासिल कर लिया था। अंकल जेम्स, क्या तुम सोचते हो कि मैं उसे शादी के लिए राजी कर सकती हूँ? अगर मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हूँ तो मुझे यकीन है कि हम उसके माता पिता को मनाने में सफल होंगे कि हम दोनों की शादी हो जाए। एलिसिया ने अपनी आंखों में उत्साह और उम्मीद के साथ कहा। उसे विश्वास नहीं था कि यह उसके लिए एक कठिन कार्य होगा अगर वह विवान को पाना चाहती थी, और उसके प्यार के लिए वह इसे कुछ समय बाद पाने की कोशिश करेगी। आखिरकार हाल ही में विवान ने उसके बारे में जाना था, जबकि वह उसे लगभग 3 महीने से जानती थी। ये वास्तव में हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह तुम्हारे साथ शादी करने के लिए सहमत होगा। उसके लुक्स से ऐसा लगता है कि वह तुमसे नफरत करता है। जेम्स ने एलिसिया को निराशा से देखते हुए कहा। पहले जब वह विवाहित होने के लिए मजबूर थी तो उसने उस पर दया की, और जब उसने तय किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगी जो उससे बेहतर हो तो उसने भी उसके साथ जाने का निर्णय लिया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित रहे। जिस परिवार से वह संबंधित थी उनके कई दुश्मन थे, और यह कोई गारंटी नहीं थी कि उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि वह कहाँ गई थी, भले ही वह गुप्त रूप से गई हो। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी नहीं पता था कि वह कहाँ गई थी। और कहने की जरूरत नहीं है, अगर यह विवान था तो जेम्स ने सोचा कि वह वास्तव में एलिसिया के लिए शादी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। लेकिन ये सिर्फ इतना था कि ऐसा नहीं लगता था कि विवान को एलिसिया के प्रति कोई अच्छे भाव थे। लेकिन यह अपेक्षित था क्योंकि एलिसिया ने पहले ही उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया था जिसे विवान प्यार करता था, और इसके अलावा उसने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी। एक आदमी के रूप में वह गर्वित था, इसलिए यह सामान्य था कि विवान भड़क उठे और एलिसिया को मारने की कोशिश करे, क्योंकि उसने उसे एक कठपुतली में बदलने की कोशिश की थी। अगर एलिसिया विवान को प्यार करने में सक्षम होती तो सच कहें तो विवान उस व्यक्ति से कहीं बेहतर होता जिसे एलिसिया के माता पिता ने तय किया था। उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना मुश्किल होगा। आखिरकार उसके यहाँ होने के लिए वह तुम्हारी तरह ही हो सकता है, बिना किसी को सूचित किए बाहर आया हो। इसके अलावा अगर उसने इसे प्रकट नहीं किया होता तो मैं यह नहीं जान पाता कि वह पहले ही सुपरह्यूमन बन चुका है। जेम्स ने कहा। कोई बात नहीं, अभी भी 9 महीने हैं। मुझे विश्वास है कि इन 9 महीनों में मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लूंगी और अपने माता पिता को मनाने के लिए कहूंगी कि हम दोनों की शादी हो जाए। एलिसिया ने दृढ़ता से कहा। लेकिन फिर भी उसे पता था कि यह होना एक कठिन कार्य होगा। आखिरकार यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि क्या विवान इस मामले पर सहमत होगा या नहीं। इसके अलावा उसके माता पिता के साथ उसका क्या रिश्ता था। अगर उनके माता पिता उसके जैसे थे जो केवल अपने परिवार के लाभ की परवाह करते थे तो वह विश्वास करती थी कि वे सहमत होंगे, और अगर वे केवल अपने बेटे की खुशी की परवाह करते थे तो उसे यह साबित करने के लिए एक और तरीका खोजना होगा कि वह सबसे अच्छी उम्मीदवार है। आखिरकार वर्तमान में श्रीयंका की तुलना में वह उससे कहीं बेहतर थी। श्रीयंका उससे कमजोर थी, वह खुद एक क्षमता रखती थी, और उससे भी अधिक वह एक अद्भुत बैकग्राउंड रखती थी। जब से वह यहाँ थी उसने श्रीयंका के बैकग्राउंड के बारे में पहले ही जांच की थी, और उसने ये जान लिया था कि श्रीयंका के माता पिता सामान्य लोग थे। इसलिए उसने सोचा कि यह उसका लाभ होगा। ठीक है, हमें जितनी जल्दी हो सके गढ़ में वापस जाना होगा। मुझे नहीं पता कि विवान कुछ करेगा या नहीं, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम गढ़ में वापस जाएं। जेम्स ने कुछ समय बाद कहा। उसे विश्वास था कि विवान के लिए, जो पहले ही सुपरह्यूमन स्तर के दूसरे चरण को तोड़ चुका था, वह उस जगह पर महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसलिए यह सामान्य होगा अगर उसके साथ एक संरक्षक हो। अगर विवान अचानक अपने संरक्षक को भेजने का निर्णय लेता है तो उनके लिए यह समस्या होगी। एक व्यक्ति जो पहले ही सुपरह्यूमन स्तर के दूसरे चरण को तोड़ चुका है, उसका संरक्षक निश्चित रूप से उनसे मजबूत होगा। क्या हम कम से कम श्रीयंका से मिल सकते हैं? मुझे उसके मन में एक विचार डालना है ताकि वह और विवान अंततः अलग हो जाएं।
आखिरकार ये स्वाभाविक होना चाहिए और मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि विवान इसे न देखे। एलिसिया ने कहा, ये जानकर कि वह गढ़ में वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी। यह नहीं होगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि विवान ने हमें पहले ही चेतावनी दी है। अगर तुम फिर से गड़बड़ करने की कोशिश करोगी तो इसके लिए तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। इसके अलावा ये दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होगी कि वे अपने माता पिता को मनाने के बाद अलग हो जाएं। जेम्स ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि अनिच्छुक, एलिसिया को जेम्स की बात से सहमत होना पड़ा। और ये जानकर कि विवान पहले से ही उससे नफरत करता था, ये बेहतर था कि वह उसकी नफरत को और न बढ़ाए। ऐसा लगता था कि वह उससे इतनी नफरत नहीं करता था कि वह उसे खत्म करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दे। लेकिन यही नहीं कहा जा सकता था अगर उसने श्रीयंका के साथ कुछ किया। मैं आशा करती हूं कि जब तक मैं दूर रहूं तब तक तुम्हारा मुझसे नफरत करने का गुस्सा शांत हो जाएगा। उस समय मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूंगी। एलिसिया ने अपने मन में सोचा, और उस श्रीयंका के लिए मुझे उसे निपटाने के लिए एक और तरीका खोजना होगा। शायद मैं किसी को सिफारिश कर सकती हूं कि वह आए और उसके लिए परेशानी खड़ी करे और यह सुनिश्चित करे कि विवान उससे अलग हो जाए। उस तरह मैं उसके दिल को जीतने के अपने अवसरों को बढ़ा सकूंगी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसकी आंखों में एक दुष्ट प्रकाश चमका, फिर गायब हो गया। फिर भी सब कुछ बस एक योजना थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ सही स्थिति में हो, ताकि कुछ भी उसके पास वापस न आ सके, इससे पहले कि वह अपने मन में जो योजना थी उसे लागू करे। उस समय वह सब कुछ जीत सकेगी जो वह चाहती थी। ये केवल विवान का प्यार नहीं था, बल्कि यहाँ तक कि उसकी पूरी ध्यान भी। अगर श्रीयंका उसकी जिंदगी में बनी रही तो भले ही वह अपने माता पिता को मनाने में सफल हो जाए और दोनों की शादी हो जाए, विवान अभी भी श्रीयंका की परवाह करेगा, ये देखते हुए कि वह उसे प्यार करता था। चलो जल्दी करो, मैं गढ़ में वापस जाना चाहती हूँ और माँ से जल्दी बात करना चाहती हूँ। मुझे उसकी मदद की जरूरत है। जब वह जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सुनेंगी तो मुझे यकीन है कि वह खुश होंगी। एलिसिया ने अधीरता से कहा, मुझे पहले 1 मिनट आराम करने दो, इसके बाद हम निकल सकते हैं। जेम्स ने निराशा से जवाब दिया। साथ ही वह पहले से ही जानता था कि एलिसिया कभी हार मानने वाली नहीं थी। उसके माँ से मिलने का मतलब था कि वह कुछ बुरा करने की योजना बना रही थी। यही वह एकमात्र पक्ष था जिससे जेम्स डरता था। जब दोनों चले गए तो विवान विचार में डूबा रहा। वह इस बात को लेकर असहज महसूस कर रहा था कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को जाने दिया है जो उसके प्रियजनों के लिए खतरा बन सकता था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वे उसे इतनी आसानी से निपटा देंगे, लेकिन सैन्य और अन्य लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। सैन्य पहले ही मैनिपुलेट हो चुकी थी और यह वह चीज थी जिसे विवान सबसे ज्यादा नफरत करता था। वर्तमान में वह सैन्य की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था। आखिरकार पिछले सप्ताह के दौरान उनके बीच बातचीत बहुत कम हुई थी। चूंकि वह खुद जांच में व्यस्त था और सैन्य को आने से मना किया गया था, उनके बीच संवाद का एकमात्र स्रोत बस चैटिंग था। लेकिन फिर भी उनके बीच की बातचीत हमेशा शुरू होते ही समाप्त हो जाती थी, क्योंकि सैन्य हमेशा संक्षिप्त उत्तर देती थी। सिस्टम, क्या कोई तरीका है जिससे मैं सैन्य की मानसिक नियंत्रण के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सकता हूँ? विवान ने कुछ सोचने के बाद पूछा। हाँ, उसके मानसिक नियंत्रण से बचाने का एक तरीका है। समाधान वास्तव में सरल है, तुम्हें बस अपने सिस्टम की अधिकारिता को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करना होगा ताकि वह ऐसी चीजों से सिस्टम की सुरक्षा में रहे। विवान, मुझे इसके बारे में पहले से पता है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अभी कर सकता हूँ। इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार 5 उद्योगों पर नियंत्रण करना एक पल में नहीं हो सकता। विवान ने बेबसी से जवाब दिया। कंपनियों के लिए कई प्रक्रियाएं थीं जिन्हें संभालना था। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता था कि वह चाहता था, बल्कि कुछ प्रक्रियाएं थीं जिन्हें पूरा होने में बहुत समय लगता था। इस कारण 5 उद्योगों पर नियंत्रण पाने में बहुत समय लगेगा। और निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका जो वह सुनिश्चित कर सकता था कि वह सब कुछ जल्द से जल्द पूरा करे, वह था अपने खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाली सभी कंपनियों को खरीदना। लेकिन ये कुछ कठिन था, ये देखते हुए कि अधिकांश लोग अपनी कंपनियों को बेचना नहीं चाहेंगे, जिनमें वे शायद पीढ़ियों से शामिल रहे हैं, चाहे विवान कितनी भी राशि देने के लिए तैयार हो। सकारात्मक, तुम सैन्य की मानसिक शक्ति को उसके स्तर को बढ़ाकर बढ़ा सकते हो। वर्तमान में उसकी शक्ति का स्तर काफी कम है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति उच्च है और यही कारण है कि वह अब तक नहीं टूटी है, भले ही वह बहुत कुछ सहन कर रही हो। अगर वह सामान्य मनुष्यों के 5वें स्तर तक पहुंच जाती है तो वह अपनी इच्छाशक्ति से ऐसे मानसिक नियंत्रण का प्रतिरोध कर सकेगी। लेकिन निश्चित रूप से यह अभी नहीं हो सकता, ये देखते हुए कि जब तक तुम्हारा नाम लिया जाता है तब तक उसकी एक कमजोरी है। विवान ने राहत महसूस की जब उसने सुना कि वह मानसिक नियंत्रण के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाने का एक तरीका है। आखिरकार उसे सावधान रहना था, ये सोचते हुए कि दुश्मन बाहर है।
इसके अलावा वह ये भी जानता था कि सिस्टम इस मामले में सही था, ये देखते हुए कि सैन्य की दृढ़ता। वर्तमान में केवल तब जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता था जो विवान को नुकसान पहुंचाए, तब वह प्रतिरोध करती थी। बाकी सब कुछ वह प्रतिरोध करने का मौका नहीं पाती थी। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे विवान जारी रखने की अनुमति देने वाला था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो सैन्य किसी और के नियंत्रण से बाहर हो। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ अपने कमरे में गया और उस सीरम को उठाया जो उसे मैक्सवेल द्वारा दिया गया था। सैन्य ने पहले इस सीरम के साथ इंजेक्ट होने का विरोध किया था, लेकिन अब यह अलग होने वाला था। सिस्टम, क्या ये सीरम वास्तव में सैन्य में इंजेक्ट करने के लिए सुरक्षित है? विवान ने उस छोटे तरल को देखते हुए पूछा जो एक छोटे कारतूस में था। हाँ, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता का नहीं है, इसलिए सीरम का प्रभाव इतना अधिक नहीं है। विवान ने राहत महसूस की। इसके बाद उसने कारतूस की सिरिंज ली, उसे बर्फ के भंडारण में रखा और कमरे से बाहर चला गया। जब वह गराज में पहुंचा तो उसने बुगाटी वेरॉन ली और शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। वर्तमान में उसे नहीं पता था कि एलिसिया कहाँ गई थी, इसलिए उसे पहले ये सुनिश्चित करना था कि सैन्य सुरक्षित है। लगभग 30 मिनट बाद वह एंजल्स प्रोमिनेंस के सामने पहुंचा। उसने यात्रा के दौरान सैन्य से संवाद किया था और यह महसूस किया था कि वह अपनी मां से मिलने आई थी। बुगाटी वेरॉन से बाहर निकलने के बाद कुछ ही लोगों की नज़रों के बीच जो कार की ओर आकर्षित हुए थे, वह इमारत में प्रवेश कर गया। इसके बाद वह सबसे ऊपरी मंजिल पर गया और केटलिन के कार्यालय में प्रवेश किया। खटखट खटखट। वहां पहुंचने के बाद विवान ने दरवाजे पर खटखट किया और थोड़ी देर बाद उसने केटलिन की आवाज़ सुनी जो उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। नमस्ते। विवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अभिवादन किया। इस समय सैन्य कार्यालय में मौजूद सोफे पर बैठी थी और केटलिन उसके बगल में बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अभिवादन किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वर्तमान में सैन्य की आंखें लाल थीं और केटलिन दूसरी ओर उलझन में और साथ ही निराश थी। नमस्ते, दोनों ने जवाब दिया। इसके बाद केटलिन ने विवान की ओर देखा और पूछा, विवान, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? सैन्य हाल ही में ठीक नहीं है और मैंने सुना है कि पिछले सप्ताह के दौरान तुम दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है। तो क्यों न तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है? तुम जानती हो, ये लड़की कभी कभी रोती है, लेकिन वह मुझे बताने से इनकार करती है कि क्या हो रहा है। केटलिन ने सैन्य की स्थिति के बारे में शिकायत करना शुरू किया। वह बेबस महसूस कर रही थी, ये सोचते हुए कि हालांकि वह जानती थी कि सैन्य दुखी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह किस चीज़ से दुखी है। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता था कि सैन्य उसे कुछ बताने के लिए तैयार थी। फिर भी उसने उसे केवल इतना बताया कि वह महसूस करती है कि वह विवान के लिए परेशानी का कारण बन रही है और इसलिए वह दोनों के बीच की सगाई को रद्द करने पर विचार कर रही थी। माँ, अब बस करो। सैन्य ने अपनी माँ की ओर देखा और चिल्लाई। वह विवान के सामने इस पक्ष को दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार उसे पता था कि अगर वह सब कुछ उसे बता देती है तो वह उसे दोषी महसूस कराएगा, और ये वह नहीं चाहती थी कि वह देखे। क्या अब तुम नहीं चाहती कि मैं उसे बताऊं कि तुम कैसी हो? देखो, तुम हाल ही में कितनी अजीब व्यवहार कर रही हो। इसके अलावा तुम पहले ही बहुत वजन कम कर चुकी हो। तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसे बाहर निकालना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो तुम्हें विवान को बताना होगा। आखिरकार तुम दोनों को जल्द ही शादी करनी है, केटलिन ने सख्त आवाज में कहा। सैन्य ने अपने होठों को चबाया क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ ने जो कहा वह सही था, लेकिन वह वास्तव में इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार यह मामला विवान के जीवन और उसके चारों ओर के सभी लोगों के जीवन से संबंधित था। अगर यह केवल उसके जीवन का मामला होता तो वह वास्तव में ऐसी स्थिति में नहीं होती, लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। उसे एलिसिया ने बताया था कि जब तक वह विवान को कुछ बताती है तब तक उसे ये तैयार रहना होगा कि उसके प्रियजनों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एलिसिया ने उससे छिपाया था कि वह वास्तव में विवान पर नज़र रख रही थी। इसके बजाय उसने बस इतना कहा कि वह कुछ की जांच कर रही है, और जो वह जांच रही थी वह कुछ ऐसा था जिसे उसे विवान से दूर रहना था। विवान ने गहरी सांस ली, फिर वह सैन्य के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद उसने केटलिन की ओर देखा और कहा, तुम इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे। आखिरकार मैं अपनी बेटी को इस तरह से व्यवहार करते हुए देखकर थक गई हूँ। वह इतनी अजीब व्यवहार कर रही है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी वही बेटी है जिसे मैं जानती हूँ। केटलिन ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह दोनों को बात करने के लिए जगह देने का निर्णय ले। कमरे में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि विवान अंततः बोला, तुम जानती हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन तुम्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
सैन्य ने विवान को आंसुओं से भरी आंखों से देखा। फिर उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा, विवान, तुम बिल्कुल नहीं समझते। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम केवल इसलिए संभाल सकते हो क्योंकि तुम मजबूत हो। मैं खुद जानती हूं कि तुम मजबूत हो, तुमने जो भी देखा है उससे कहीं अधिक मजबूत। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग है। यह नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ इतना है कि मैं इसे जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आसानी से बदला जा सके। इसी कारण से मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हो सकती। विवान ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने सैन्य को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इस बार मुझ पर विश्वास करो। क्यों नहीं तुम मुझे बताती हो कि क्या हुआ? चाहे स्थिति कैसी भी हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उनमें जो आत्मविश्वास था वह हमेशा की तरह था। मैंने कभी उसे खुद पर संदेह करते नहीं देखा और इस बार भी वही था। जितना मुझे याद है, हर बार जब उसने कहा कि वह कुछ करने में सक्षम है तो वह कुछ न कुछ पूरा करके ही रहता था। उसने कभी ऐसा कुछ करने का दावा नहीं किया था जो वह नहीं कर सकता था। हालांकि मैं वास्तव में उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। ये केवल एक निश्चित कार्य को पूरा करने या किसी से मिलने का मामला नहीं था। अब हम एक ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे थे जो दूसरों के मन को नियंत्रित करने में सक्षम था। पिछले 2 हफ्तों से मैं अपने दिल में डर के साथ जी रही थी। मैं इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकती हूँ। यह एक निश्चित दिन पर हुआ। उस समय मैं एंजी और वैंडी के साथ बाहर थी। हम एक पूरे सप्ताह के काम के बाद आनंद ले रहे थे। हमने तय किया था कि हम खरीदारी करने जाएंगे, पहले शहर के अन्य स्थानों पर जाने से पहले। भले ही हम अब देश के अन्य प्रांतों में लंबे समय के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी 2 बहनों के साथ रहना आनंददायक था। उस समय मैं वॉशरूम गई थी जब अचानक मुझे सिरदर्द महसूस हुआ। उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मन में कुछ अजीब है। और जल्द ही मेरी दृष्टि अचानक अंधेरी हो गई और उसी समय एक आवाज मेरे मन में गूंजने लगी, लेस देन तुम्हें विवान को युवा सभा में भाग लेने के लिए मनाना होगा। ग्रेटर देन, और यही सब था। ये केवल एक वाक्य था, लेकिन यह एक वाक्य मेरे लिए एक आदेश की तरह था। चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं प्रतिरोध नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने प्रतिरोध किया तो मैं फट जाऊंगी। चाहे मैं सोचती कि यह केवल एक भ्रांति है, वही आवाज मेरे मन में गूंजती रही। ये वही वाक्य था जो बार बार दोहराया जा रहा था। ये पूरी तरह से निराशाजनक था। साथ ही मुझे यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह वास्तविक था। भले ही मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, उस समय मैंने सोचा कि शायद कोई भूत मुझे परेशान कर रहा है। जब हम विवान के साथ मेजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स पर गए और हम लूथ से मिले जिसने हमें युवा सभा में आमंत्रित किया, तब मेरे सिर में यह आवाज और भी तेज हो गई। इसलिए जब मैंने महसूस किया कि युवा सभा विभिन्न देशों के युवाओं से संबंधित है और साथ ही वे सभी समाज के शीर्ष स्तर से हैं, मैंने विवान को मनाने में सफल रही। ये केवल तब हुआ जब मैंने उसे बताया और उसने युवा सभा में जाने के लिए सहमति दी कि वह आवाज जो मेरे मन में मुझे परेशान कर रही थी अचानक गायब हो गई। और निश्चित रूप से जब मैं वहां से गई तो मैंने सैन्य से मिलने का निर्णय लिया। मुझे सभी जांचें करनी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि युवा सभा में कुछ भी गलत न हो। श्रीलंका की क्षमताओं के साथ हम युवा सभा के स्थान की जांच करने में सक्षम थे, जो पहले ग्लेज होटल के रूप में निर्धारित किया गया था। और जब हमने लगभग सब कुछ देखा तो हमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब जाकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती थी। आखिरकार मुझे उस आवाज के स्रोत के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह आवाज एक महिला की थी। मैं तनाव में थी। मैं वास्तव में विवान को ये बताना चाहती थी कि मैंने उसे युवा सभा में भाग लेने के लिए मनाने का असली कारण क्या था, लेकिन अंत में मैंने पहले अपनी जांच करने का निर्णय लिया। जब मैं स्रोत का पता लगा लूंगी या कोई और विकल्प नहीं होगा, तब मैं विवान को इसके बारे में बताऊंगी। तनाव के कारण जब मैंने सुना कि श्रीलंका अपने गृहनगर लौट रही है तो मैंने उसके साथ जाने का निर्णय लिया। इस तरह शायद मैं तनाव मुक्त हो सकूंगी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी वापसी यात्रा के दौरान हमें शिकार किया जाएगा। हमें हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, इससे पहले कि एक मजबूत लोगों का समूह हम पर हमला करने लगा। और ठीक उसी तरह जैसे सैमांथा के पहले, उन सभी ने कवच पहना हुआ था और लेजर हथियारों से लैस थे। 2 दिनों की शिकार के बाद उन्होंने अंततः श्रीलंका और सैमांथा को हराया, जब उन्होंने अपने साथ मजबूत लोगों को लाया। और इसके साथ उन्होंने अंततः मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, केवल इतना कहा कि अगर श्रीलंका मुझे वापस पाना चाहती है तो उसे उनके बेस पर लौटना होगा। मुझे बेहोश कर दिया गया और जब मैं जागी तो मैं एक कमरे में बंद थी। वहां
3 दिनों तक मुझे केवल खाना दिया गया, लेकिन मुझे उस कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कमरा स्वनिहित था, जिसमें एक बाथरूम और एक शौचालय था। लेकिन फिर भी, अगर आप कपड़े नहीं बदल सकते हैं, तो स्नान करने का क्या उपयोग? मैं वास्तव में शिकायत करना चाहती थी, लेकिन ये सोचते हुए कि मैं किसी ऐसे स्थान पर हूँ जो मुझे परिचित नहीं है, मैंने ऐसा करने का निर्णय नहीं लिया। मैंने उम्मीद की कि हमेशा की तरह विवान मेरे लिए एक चमकते हुए कवच में नाइट होगा। 3 दिनों बाद विवान वास्तव में मेरे लिए आया, और जिस व्यक्ति ने मुझे बंद किया था, विवान ने उसे अच्छी तरह से पीटा। इसके अलावा विवान ने पूरे संगठन को अपने अधीन ले लिया। हालांकि यह सच था कि उन्हें केवल वही कार्य करने चाहिए थे जो विवान उनसे करने के लिए कहता था, और उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता था, ये देखते हुए कि वे विवान के कहने पर वही करने जा रहे थे जब तक कि यह उनकी जान से संबंधित नहीं था। जब हम वापस आए तो वह आवाज फिर से आई। इस बार ये रियलाइजिंग करते हुए कि हम युवा सभा को चूक गए थे, हमने यह महसूस किया कि ये केवल एक साधारण चर्चा नहीं थी, बल्कि विभिन्न देशों के युवाओं के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता में बदल गई थी। और इस बार मुझे निर्देश दिया गया कि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि विवान एक लड़ाकू के रूप में भाग ले। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण खोने के लिए तैयार रहना होगा। निश्चित रूप से आवाज ने मेरे माता पिता और विवान का उल्लेख किया। बेशक मैं डरी हुई थी, कोई विकल्प न होने के कारण, ये सोचते हुए कि दूसरी पार्टी मुझे बिना देखे निर्देशित करने में सक्षम थी। मुझे पता था कि उनके साथ निपटना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इस मामले के बारे में विवान को भी नहीं बताया। लेकिन ये सब चल रहा था मुझे पूरी तरह से निराश कर रहा था। आखिरकार जब विवान ने ये समाप्त किया तो मुझे फिर से उससे दूर रहने के लिए कहा गया। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, यह आदेश मुझे ऐसा करने से रोकता था। और इस समय मैं अपनी मां के सामने रो रही थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जिससे मैं समर्थन मांग सकती थी। विवान के लिए मैं चिंतित थी कि वह कुछ महसूस करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वह परेशानी में पड़ सकता था। एक पूरे सप्ताह तक मैंने सुनिश्चित किया कि हम दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत न हो। चैटिंग के लिए मैंने केवल ये सुनिश्चित किया कि मैं उसे सरल उत्तर दूं ताकि हमारी लंबी बातचीत न हो। बेशक ये सब मेरे मन में प्रभाव के कारण हो रहा था, लेकिन जब मुझे कहा गया कि मुझे विवान पर गुप्त रूप से हमला करना है, तब मैं प्रतिरोध करने में सक्षम थी। उस समय चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। ये बेहतर था कि मैं मर जाऊं बजाय विवान को नुकसान पहुंचाने के। ये भी इस समय के दौरान था जब मैं उस आवाज के मालिक से मिली। वह एक महिला थी और सुंदर भी। उसे देखकर मैं बता सकती थी कि वह एक निर्दयी व्यक्ति थी। इसलिए जब तक मेरे पास इस मामले का समाधान नहीं था, मैंने कुछ भी जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। और आज जैसे हर दूसरे दिन जब मैं पूरी तरह से तनाव में थी, मैं अपनी मां के पास आई थी। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विवान आएगा। उसने मुझसे संपर्क किया और मैंने अपने वर्तमान स्थान के बारे में उससे छिपाया नहीं। इसके अलावा जब हम दोनों संवाद कर रहे थे तो मैंने फिर से वह आवाज नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बस गायब हो गई हो, लेकिन फिर भी ये पहली बार नहीं था जब ये गायब हुई थी। ये हमेशा वापस आती थी जब तक मैं इसके कहने के खिलाफ जाती। और अब विवान की आंखों को देखते हुए जो मुझ पर थी, मुझे अचानक राहत महसूस हुई। आखिरकार आवाज अब वहां नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी डर था कि वह आवाज जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रही थी, वापस आ जाएगी। इससे भी अधिक मैं और भी अधिक डरी हुई थी कि शायद उस आवाज की मालिक विवान को नुकसान पहुंचाएगी। अंत में विवान के प्रोत्साहन के कारण मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो मैं जानती थी। मैंने कुछ भी छिपाया नहीं, और जितना अधिक मैंने उससे बात की, उतना ही अधिक आत्मविश्वास मुझे मिला। आखिरकार जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी, तब कुछ भी नहीं हुआ। विवान को कुछ नहीं हुआ और आवाज प्रकट नहीं हुई। तुमने बहुत कुछ सहा है, विवान ने मुझे कहा जब उसने साइड किया। साथ ही उसने मेरे बालों को सहलाया जब मैं उसकी बाहों में लेटी थी। इस समय मुझे वास्तव में राहत महसूस हुई, ये सोचते हुए कि मैं विवान को सब कुछ बता सकी और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमें इसे बदलना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम फिर से मानसिक नियंत्रण के प्रति संवेदनशील न रहो। भले ही इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता हो, मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि तुम सुरक्षित रहो। यह मैं वादा करता हूँ, विवान ने दृढ़ता से कहा, उन नीली आंखों में देखते हुए जो मेरी आंखों में देख रही थी, और उसकी आवाज में आत्मविश्वास को जोड़ते हुए मुझे लगा कि मेरा दिल पिघल रहा है। आखिरकार विवान द्वारा किए गए हर वादे को उसने हमेशा पूरा किया है। लेकिन निश्चित रूप से केवल एक वादा था जो उसने अभी तक पूरा नहीं किया था। वह था जो उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। ये वह वादा था जो कई साल पहले किया गया था, जब हम एक दूसरे की यादें खो चुके थे। और निश्चित रूप से एक और वादा जोड़ा गया था जो उसने अभी किया था। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ।
मैंने मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद मैंने रूप से उसके होठों को चूमा। अंततः मैं उस व्यक्ति के साथ रह सकती थी जिसे मैं प्यार करती थी, बिना किसी और व्यक्ति की दखल के। सुनिश्चित करने के बाद कि सान्या पूरी तरह से शांत हो गई है, विवान ने आखिरकार फ्रीजर बॉक्स निकाला। यही वह जगह थी जहां वह सीरम रखा गया था जो उसे मैक्सवेल द्वारा दिया गया था। जब सान्या ने देखा कि विवान ने सीरम निकाला है तो वह हैरान रह गई। आखिरकार उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह यहाँ आएगा तो वह सीरम भी अपने साथ लाएगा। पहले जब उसने उसे सीरम देने की कोशिश की थी तो उसने मना कर दिया था। यह नहीं था कि वह मजबूत नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उस सीरम की कीमत बहुत अधिक है। उस समय उसने विवान को कोई विकल्प नहीं दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से सीरम के साथ आएगा। विवान, मैं किसी भी चीज को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन उस सीरम को नहीं। मैं जानती हूँ कि वह सीरम कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचकर कि यह छाया संगठन में बचा हुआ एकमात्र ऐसा गुणवत्ता वाला सीरम है। सान्या ने अनिच्छा से कहा। यह नहीं था कि वह मजबूत नहीं होना चाहती थी। जो कुछ उसने अनुभव किया था उसने उसे और भी मजबूत होने की प्यास बढ़ा दी थी। लेकिन वह सिर्फ यह नहीं चाहती थी कि विवान उसे मजबूत करने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाए। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो, भले ही यह सच है कि यह सीरम महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या है? इसके अलावा अगर मैं इस सीरम को रखना चाहूँ तो मैं किसे दूँ? यह मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है, विवान ने डांटा। इससे भी ज़्यादा तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह सीरम तुम्हें 3 दिन के लिए बंद रखने के लिए मुआवजे के रूप में दिया गया था, इसलिए ये तुम्हारा है और मेरा नहीं, विवान ने आगे समझाया। ये सुनकर सान्या के दिल में एक मीठी भावना आई। आखिरकार उसने महसूस किया कि विवान के लिए उसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण नहीं था। वैसे भी अगर कोई इस मामले को देखे तो ये स्पष्ट था कि सान्या के अलावा विवान का किसी और के साथ गहरा संबंध नहीं था। उसके अलावा जिस व्यक्ति की वह वास्तव में परवाह करता था वह उसकी मां थी, जिनके मामले वर्तमान में संदिग्ध थे। ठीक है, अब जिद मत करो। तुम बेहतर हो कि मजबूत हो जाओ ताकि तुम मेरी उस वादे को पूरा करने में मेरी मदद कर सको कि मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, विवान ने कहा जब वह सीरम तैयार कर रहा था। इस तरह के सीरम को ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय इसे केवल उस व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसे सीरम का इंजेक्शन लगाना था, और सीरम खुद। ये जानकर कि वह विवान को और अधिक मनाने में सफल नहीं होने वाली है और हाल ही में जो हुआ था उसे याद करते हुए सान्या ने सहमति दे दी। इसके अलावा वह मजबूत होने की उम्मीद कर रही थी। विवान ने सीरम को कार्ट्रिज में डालकर कार्ट्रिज सिरिंज में रखा, फिर कॉटन लेकर सान्या की त्वचा पर अल्कोहल का एक छोटा सा हिस्सा रगड़ दिया। उसके बाद उसने सुई को डालते हुए नस की ओर इशारा किया। चूंकि उसके पास पेशेवर चिकित्सा कौशल था, इसलिए उसके लिए इंजेक्शन लगाना मुश्किल नहीं था। जब सीरम उसके रक्त में इंजेक्ट किया गया तो सान्या ने एक पल के लिए दर्द महसूस किया, लेकिन अगले ही क्षण वह गायब हो गया। इसके अलावा उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी कारण से वह मजबूत होने लगी है। इसका प्रभाव होने में कुछ समय लगेगा। सीरम तुम्हारे शरीर में कई कोशिकाओं को सक्रिय करेगा और उन्हें और मजबूत करेगा, विवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने कार्ट्रिज सिरिंज को वापस लिया और उसे फिर से आइस बॉक्स में रख दिया। महम, सान्या ने एक साधारण सिर हिलाते हुए जवाब दिया, फिर विवान के कंधे पर झुक गई। फिलहाल उसके साथ रहकर उसे एक मजबूत सुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। सान्या के साथ कुछ समय बिताने के बाद, बातचीत करते हुए, हंसते हुए और एक दूसरे को अतीत की याद दिलाते हुए, विवान को अंततः लगा कि अब उसे जाने का समय है। अभी भी एक और चीज थी जिसे उसे संभालना था। इसी समय केटलिन अंदर आई। जब उसने देखा कि उसकी बेटी फिर से अपनी सामान्य जीवन स्थिति में है तो वह अंततः राहत महसूस कर रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन कम से कम उसे राहत थी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। इसके अलावा विवान और सान्या के बीच संबंधों में कोई समस्या नहीं लग रही थी, और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यह बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा था। इसके अलावा वह इससे ज्यादा और क्या चाह सकती थी। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे अभी किसी और से मिलना है, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, विवान ने कहा जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बेशक वह केटलिन को अपनी मां के बारे में नहीं बताएगा जब तक कि उसने इसकी पुष्टि नहीं की। दोनों के बीच गहरा संबंध था क्योंकि वे कई वर्षों से एक साथ थे, और जब केटलिन को यह एहसास हुआ कि नीलिमा का निधन हो गया था तो वह बुरी तरह से टूट गई थी। और अब विवान उसे आशा देने के लिए तैयार नहीं था, केवल बाद में उसे निराश करने के लिए अगर उसकी आशंकाएं सही नहीं थीं। सड़क पर सावधान रहना। खैर, इस पर ध्यान मत दो। मुझे यकीन है कि अगर कोई तुम्हें कार से टकरा देता है तो वे ही लोग पीड़ित होंगे। केटलिन ने उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी, केवल बाद में हंसते हुए ये रियलाइजिंग करते हुए कि शायद विवान की वर्तमान क्षमताओं के साथ कारें ही पीड़ित होने वाली थीं। विवान ने बस अपना सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर निकल गया।
वह बेंजामिन से मिलना चाहता था क्योंकि उसके पास उससे पुष्टि करने के लिए कुछ और था। जब विवान चला गया, केटलिन ने अपनी बेटी को देखा जिसकी मूड पूरी तरह से सुधर गई थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह पहले से भी बेहतर हो गई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम दोनों ने क्या किया? तुम अचानक एक रोने वाली बच्ची से एक खुश राजकुमारी में बदल गई हो। संक्षेप में, तुम वास्तव में खिल रही हो। और क्या तुम्हारे चेहरे पर ब्लश है? केटलिन ने पूछा जब वह सान्या के पास बैठ गई। हन्फ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, सान्या ने अपने गाल फुलाते हुए कहा और अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया। उसे पता था कि वर्तमान में उसकी माँ उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अब देखो, ये बहुत समय नहीं हुआ जब तुम यहाँ रो रही थी, ये कहते हुए कि तुम विवान से अलग होना चाहती हो। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। क्या वह तुम्हारे पास आया और तुम्हें भ्रमित कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका चुराया हुआ दिल पूरी तरह से तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता? केटलिन ने फिर से मुस्कुराते हुए पूछा। सान्या ने अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए रिजेंटफुली देखा, लेकिन केवल एक पल के लिए। फिर उसने अंततः उसे बताया कि क्या हुआ। उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं छिपाया और उसे बताया कि वर्तमान में कोई और है जो दूसरों के मन को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसने ये भी बताया कि विवान ने उसे क्या बताया था। विवान ने पहले ही उसे सूचित कर दिया था कि उसने अलीशा से मुलाकात की थी और वर्तमान में समस्या का समाधान हो गया था। लेकिन यह एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था जब तक कि वह पूरी तरह से उसके साथ नहीं निपटता। जितना अधिक केटलिन ने सान्या की बात सुनी, उतना ही वह हैरान होती गई। साथ ही वह ये सोचने से नहीं रोक सकी कि जिस दुनिया में वह वर्तमान में रह रही थी, क्या वह वही दुनिया थी जिसमें वह कुछ महीने पहले रह रही थी? इस दुनिया में क्या हो रहा है? पहले ये वही समाधान था जो विवान लेकर आया था, जो हमारी ताकत बढ़ाने में सक्षम था। और इससे भी ज्यादा, अचानक उसके पास अद्भुत धन और क्षमताएं थीं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था जब मैं उसे जानती थी। केटलिन ने अविश्वास में कहा। इससे भी ज्यादा, मैंने कभी नहीं जाना कि वह एक अच्छा लड़ाकू था। लेकिन अचानक वह इतना अच्छा था कि उसने तुम्हें प्रशिक्षित किया और तुम आकर मुझे भी प्रशिक्षित कर दी। केटलिन ने जारी रखा। और अब विवान को छोड़कर मैं अचानक महसूस कर रही हूं कि मैं बस एक कुएं में मेंढक थी। मैंने सोचा कि मैं बहुत कुछ जानती हूं, लेकिन अंत में ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं जानती। मजबूत गढ़, कई संगठन, कई क्षमताएं। ओह, यह मुझे बस पागल कर देगी। सान्या ने अपनी माँ को देखा और हंस पड़ी। फिर उसने कहा, खैर, तुम बेहतर हो कि और भी अधिक चौंकने के लिए तैयार रहो। आखिरकार वर्तमान में विवान इतना मजबूत है कि वह सामान्य मनुष्यों की सीमाओं को पार कर चुका है और उसे एक सुपरह्यूमन माना जाता है। तुम शायद ये सुनकर चौंक जाओगी कि कल मैं भी एक सुपरह्यूमन हूँ। कम से कम मैं इसके साथ जी सकती हूँ। आखिरकार तुम मेरी बेटी हो और भले ही तुम इतनी मजबूत हो जाओ कि बस एक उंगली के इशारे से इस दुनिया को नष्ट कर सको, मैं चौंकने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके लिए खुश रहूंगी। उस क्षमता के साथ मुझे यकीन है कि कोई भी तुम्हें फिर से अपहरण नहीं कर सकेगा। केटलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ, तुम बार बार मेरे अपहरण की बात क्यों कर रही हो? क्या ऐसा लगता है कि मुझे ये वास्तव में पसंद है? या क्या तुम शायद हर बार मुझे अपहरण होते हुए देखना पसंद करती हो? सान्या ने रिजेंटफुली शिकायत की। हे, ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद है, लेकिन ये बस मजेदार है कि मेरी बेटी एक संकट में पड़ी राजकुमारी बन जाती है। और हर बार ऐसा होने पर मेरा शक्तिशाली दामाद हमेशा एक चमकते हुए कवच में आता है। केटलिन ने शरारती तरीके से जवाब दिया। माँ, क्या तुम मेरी माँ हो या मेरी दुष्ट सास? सान्या ने अविश्वास में पूछा। और इसके जवाब में केटलिन ने बस अपना सिर हिलाया, फिर अपने डेस्क पर वापस जाकर उस काम को जारी रखा जो उस समय से जमा हो गया था जब वह तनाव में थी। रॉय मंसियन से बाहर निकलने के बाद विवान ने विला में वापस जाने का निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय वह जेज़्दा निवास की ओर बढ़ा। उसे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया था। आखिरी बार जब वह यहाँ आया था तो वह नाथन से मिलने के लिए था। अब वह बेंजामिन से मिलने जा रहा था। उसने पहले से ही अपने मन में सवालों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया था ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि बूढ़ा आदमी किसी भी सवाल से बच न सके। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तब बूढ़े आदमी ने उसे पहेलियों के शब्दों के साथ छोड़ दिया था। अब यह समय था कि वह जाकर उन पहेलियों के अर्थों को खोजे। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सुरक्षा गार्डों ने उसे कोई कठिनाई नहीं दी। वे पहले से ही उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने बस प्राथमिक सुरक्षा जांच की और उसे निवास में जाने दिया। चूंकि उसे नहीं पता था कि बेंजामिन कहाँ रहता है, विवान केवल अपनी आंटी के पास जा सकता था। वह उससे बेंजामिन के ठिकाने के बारे में पूछना चाहता था। हालांकि वह ये जान सकता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसके पास समय नहीं था और वह अधीर था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने देखा कि जॉनथन अपनी परिवार की हवेली से केटलिन के साथ बाहर आ रहा था। जॉनथन ने निश्चित रूप से दीपिका का परिचय अपनी माँ से कराया था और उनके बीच का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। हे, देखो,
किसने आखिरकार अपने परिवार को याद किया? जॉनथन ने विवान के पास आते हुए व्यंग्यात्मक रूप से कहा। दीपिका ने केवल एक साधारण अभिवादन के रूप में सिर हिलाया। विवान ने दीपिका के अभिवादन का सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर जॉनथन के शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं यहाँ आंटी और अंकल से मिलने आया हूँ, पहले फिर कुछ पूछने के लिए। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो, विवान ने निस्वार्थता से कहा जब वह हवेली की ओर बढ़ा। बस ये कह दो कि तुम यहाँ केवल इसलिए आए हो क्योंकि तुम मेरी मदद चाहते हो, अन्यथा मुझे संदेह है कि तुम यहाँ आने वाले होते, जॉनथन ने कहा जैसे ही वह हवेली में प्रवेश कर गया। विवान ने हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि जॉनथन ने जो कहा वह सच था। लेकिन वह इसके लिए दोषी नहीं हो सकता, ये देखते हुए कि न केवल वह हाल ही में व्यस्त था, बल्कि उसे जेसडा निवास के प्रति ज्यादा लगाव नहीं था। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो विवान ने देखा कि उसकी आंटी अनिता वहां बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक सोप ओपेरा देख रही थी। वह एक लंबी बैंगनी ड्रेस पहने हुए थी, उसके लंबे चांदी के बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे, जिससे वह संयमित दिख रही थी। उसकी मुद्रा ने विवान को अपनी मां की याद दिला दी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने चमकती मुस्कान दी। आखिरकार मेरे भतीजे ने मुझे याद किया। मैं सोच रही थी कि क्या तुम फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे, अनिता ने कहा, जैसे ही वह अपने आरामदायक स्थिति से उठकर सोफे पर सही बैठ गई। ऐसा नहीं है आंटी, विवान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार ये सच था कि भले ही उसकी आंटी उसकी परवाह करती थी, लेकिन वह दूसरी ओर उसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। आओ बैठो, उसने अपनी हाथ से इशारा किया और उस सोफे की ओर इशारा किया जो उसके सामने था। उसी समय उसने अपने पैरों पर बैठ गई। विवान ने आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। जॉनथन और दीपिका ने उस सोफे पर बैठकर, जो उसके बगल में था, एक दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन में लगे रहे। जब अनिता ने उसे एक गिलास जूस दिया तो उसने उससे पूछा, तुम कैसे हो? तुम मुझसे शायद ही संपर्क करते हो। बेशक विवान देख सकता था कि अनिता की आंखों में दुख था। वह जानती थी कि वह उसकी बहन की याद दिलाता है, और उसके यहाँ होने से कम उसके पास अपनी बहन की याद करने के लिए कुछ था, अन्यथा केवल उन तस्वीरों के अलावा जो उन्होंने लंबे समय पहले एक साथ खींची थीं। दूसरी ओर बेशक अनिता ये समझ सकती थी कि विवान व्यस्त था, लेकिन वे केवल 2 महीने पहले ही एक दूसरे को जानते थे। इसलिए ये सामान्य था कि विवान उसके साथ ज्यादा संबंध नहीं रखता था। ये देखते हुए कि विवान ने रॉय हवेली में जो जीवन बिताया था, वह ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था जो अपनी मां के निधन के बाद स्वतंत्र जीवन जी रहा था। इसलिए उसने उसे समझा, लेकिन फिर भी समझना एक बात है और इसे स्वीकार करना दूसरी बात है। मुझे इसके लिए खेद है आंटी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अधिक बार तुम्हारे पास आने का समय बनाऊं, विवान ने एक आह के साथ कहा। वह जानता था कि वह अपनी आंटी की परवाह करती थी, लेकिन दूसरी ओर वह उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन था। ऐसा लगता था कि उसे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की, जिसमें ज्यादातर अनिता सवाल पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसके बारे में पूरी तरह से चिंतित थी, अब जब विवान के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। हालांकि उसने जान लिया था कि विवान की एक मंगेतर है, लेकिन वह जानती थी कि ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में पुरुष अपनी पत्नियों से बात नहीं कर सकते। आखिरकार ये ऐसे मामले हैं जो उनकी गर्व से संबंधित हैं। विवान के लिए, हालांकि वह इन मामलों के बारे में अपने पिता से बात कर सकता था, लेकिन ये देखते हुए कि उसका पिता कितना अविश्वसनीय और घिनौना था, विवान के लिए बात करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचा था, और वह उसकी मां थी। लेकिन उसकी मां के चले जाने के बाद वह जानती थी कि वह वही है जो उस भूमिका को निभाने के लिए थी। तो आज तुम यहाँ क्यों आए? मुझे मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आए हो, मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ और इरादे हैं, अनिता ने लगभग 20 मिनट तक विवान के साथ बातचीत करने के बाद कहा। विवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिरकार उसकी आंटी उसकी परवाह करती थी, लेकिन दूसरी ओर वह उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस पर सुधार करने की आवश्यकता थी। जिस मुख्य कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह मेरे दादा से मिलने के लिए है, विवान ने कहा। भले ही उसने दादा कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई स्नेह नहीं था। अनिता ने आह भरी। उसे पता था कि जेसडा परिवार में केवल ऐसे लोग थे जिनकी विवान परवाह करता था, वे शायद खुद, उसके पति और जॉनथन थे। बाकी के लिए ऐसा लगता था कि विवान को उनकी परवाह नहीं थी। जॉनथन, वह चाहती थी कि वह इस मामले पर ज्यादा न सोचे, इसलिए उसने जॉनथन को बुलाया। लेकिन जब उसने देखा कि वह यहाँ नहीं है तो उसने उसे बुलाया, अंततः उसे अपनी दुनिया से बाहर लाने के लिए। हाँ माँ, जॉनथन ने जवाब दिया। वह लगभग खुद को भूल गया था और यह भी भूल गया था कि वह वर्तमान में अपनी मां की उपस्थिति में है, जबकि दीपिका पहले से ही यहाँ आरामदायक हो गई थी। उसके और जॉनथन के बीच की सगाई अगले महीने होने वाली थी।
अनिता के साथ बातचीत के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह उसके लिए बस एक और घर है। क्या तुम विवान को अपने दादा से मिलने ले जा सकते हो? अनिता ने सिर हिलाते हुए पूछा। ठीक है, जॉनथन ने सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों चले गए। दीपिका और अनिता को सोप ओपेरा देखने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें अपने दादा से क्या चर्चा करनी है? तुम अक्सर उसकी परवाह नहीं करते। मुझे आश्चर्य है कि तुम आज उसके पास क्यों आ रहे हो? जॉनथन ने पूछा जब वे वहां से चले गए। बस मेरी माँ के बारे में कुछ। मुझे लगता है कि वह बूढ़ा आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है। विवान ने उत्तर दिया। दादा तुमसे कुछ छिपा रहा है? मुझे नहीं पता था कि वह रहस्य रखने वाला व्यक्ति है, जॉनथन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। इसके अलावा उसने ये सोचने की कोशिश की कि विवान की मां के बारे में दादा क्या छिपा रहा होगा। उसे पता था कि कई साल पहले नीलिमा ने जेज़्डा निवास छोड़ने का निर्णय लिया था और गायब हो गई थी। उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उसकी जगह के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। केवल हाल ही में जब विवान प्रकट हुआ तब उन्होंने अंततः ये जान लिया कि क्या हुआ। यहाँ तक कि वह खुद भी विवान से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस मामले का एहसास कर पाया। इस मामले पर ज्यादा सवाल न करने का निर्णय लेते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि विवान इसके बारे में बात करने के लिए इच्छुक नहीं था, उसने एक और हवेली की ओर रास्ता दिखाया। ये हवेली उनके अपने हवेली के समान दिशा में स्थित थी, लेकिन ये बहुत बड़ी थी। जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने देखा कि कुछ नौकरानियां और अन्य लोग काम कर रहे थे। कुछ आंगन की सफाई कर रहे थे और अन्य सरल कार्य कर रहे थे। मैं अपने दादा से मिलने आया हूँ। क्या वह यहाँ हैं? जॉनथन ने वहां पहुंचने पर एक नौकरानी से पूछा। हाँ, वह यहाँ हैं। कृपया एक क्षण रुकें, मैं उन्हें आपकी आगमन के बारे में सूचित करूंगी। लंबे काले बालों वाली नीले और सफेद नौकरानी ने जॉनथन को गहरी झुककर जवाब दिया, फिर अंदर चली गई। विवान ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें उठाईं। आखिरकार उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जेज़्डा परिवार में वास्तव में कई नियम हैं जिन्हें वह बेवकूफ़ समझता था। ये जॉनथन के दादा का घर था, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर जाने से पहले अनुमति मांगनी पड़ी। हवेली बड़ी थी, लेकिन फिर भी भले ही बूढ़ा आदमी बाधित नहीं होना चाहता था, वह केवल एक कमरा ले सकता था जिसमें वह महत्वपूर्ण मामलों से निपटता था। लेकिन यहाँ तक कि हवेली में प्रवेश करने के लिए उन्हें अनुमति प्राप्त करनी थी, और अगर बूढ़ा आदमी वहां नहीं था तो ऐसा लगता था कि वे किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भी चूंकि वह इसे अपने परिवार के रूप में नहीं मानता था, इसलिए वह इस पर कुछ नहीं कहना चाहता था। कुछ मिनटों बाद नौकरानी बाहर आए और कहा कि बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी थी। जॉनथन ने सिर हिलाया, फिर वे दोनों अंदर चले गए। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बूढ़ा आदमी वहां था, सोफे पर आराम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर रहा था। जब उसने दोनों को आते देखा तो उसने अपनी भौहें उठाईं। फिर वह सोफे पर बैठ गया और पूछा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। तो तुम यहाँ क्यों आए? बेंजामिन ने पूछा जब उसने विवान की ओर देखा। जब उसने उन्हें आते देखा तो उसने थोड़ी देर के लिए अपनी भौहें उठाईं। फिर वह सोफे पर बैठ गया और पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। तो तुम्हें यहाँ आने का क्या कारण है? बेंजामिन ने विवान की ओर देखते हुए पूछा। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हम यहाँ बात कर सकते हैं, विवान ने जवाब दिया, जबकि उसने चारों ओर देखा। चूंकि यह लिविंग रूम था, समय समय पर नौकरानियां अपने काम में व्यस्त होती थीं। विवान के चेहरे पर गंभीरता को देखकर बेंजामिन जान गया कि यह कुछ महत्वपूर्ण है। आखिरकार ये पहली बार था जब विवान उसके पास आया था, और वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि यह किस बारे में हो सकता है। बेशक उसे विश्वास नहीं था कि विवान यहाँ सिर्फ परिवार में शामिल होने की इच्छा से आया है। वह विषय पहले ही भुला दिया गया था जब विवान ने परिवार में शामिल होने के मामले में दृढ़ता से मना कर दिया था, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता। इसके अलावा उसे उनकी जरूरत नहीं थी, वह वर्तमान में उनसे कहीं बेहतर स्थिति में था। अपने पैरों पर खड़े होकर बेंजामिन ने विवान की ओर इशारा किया और कहा, मेरे पीछे आओ। अगर तुम्हारे पास वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है तो हम इसे मेरे अध्ययन कक्ष में चर्चा कर सकते हैं। विवान ने सिर हिलाया और उसका पीछा किया। जॉनथन अभी पीछे आने ही वाला था जब अचानक बूढ़े आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? यह मामला उसके और मेरे बीच है, तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम कुछ और करने में व्यस्त रह सकते हो। जॉनथन चुप रह गया। साथ ही वह सोचने लगा, क्या इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि तुम इसे मुझसे छिपाना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता होना चाहिए। आखिरकार मैं बहुत जल्द परिवार का मुखिया बनने वाला हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जॉनथन ने केवल अपने मन में सोचा, इसे जोर से नहीं कहा। वह वहीं खड़ा रहा, अपने दादा और विवान को एक गलियारे के पीछे जाते हुए देखता रहा। अंत में उसने सिर झुकाया और तय किया कि वह दीपिका के साथ समय बिताने जाएगा।
वैसे भी ऐसा नहीं था कि वह कुछ खो रहा था। वह पहले से ही दीपिका के साथ डेट पर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन योजना विवान के आगमन से बाधित हो गई थी। और अब ऐसा लग रहा था कि वह अब और ज़रूरत नहीं है। जब विवान उस दरवाजे के अंदर गया जिसे बेंजामिन ने उसके लिए खोला था, तो उसने खुद को समकालीन डिज़ाइन और शाश्वत सौंदर्य के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से घिरा पाया। दीवारों पर भव्य वॉलपेपर था, जिसमें सोने, चांदी और क्रीम के रंगों में जटिल पैटर्न थे। नर्म, फैलाए हुए प्रकाश ने सूक्ष्म बनावट को उजागर किया और कमरे में गर्माहट का स्पर्श जोड़ा। लंबी खिड़कियां भव्य फर्श से छत तक की पर्दे से सजी हुई थीं, जिससे प्राकृतिक प्रकाश की नर्म किरणें छनकर आती थीं, जो स्थान को एक हल्की चमक से रोशन करती थीं। केंद्र में एक समृद्ध, गहरे महोगनी का डेस्क ध्यान आकर्षित करता था, जिसकी चिकनी रेखाएं और बेहतरीन कारीगरी थी। पॉलिश की गई सतह ने परिवेश के प्रकाश को परावर्तित किया, जो एक शानदार क्रिस्टल डेस्क आयोजक में व्यवस्थित की गई चांदी की लेखन सामग्री को प्रदर्शित करता था। डेस्क पर एक साफ सफेद चमड़े का ब्लॉटर रखा था, जो रचनात्मकता और उत्पादकता के लिए आमंत्रित करता था। एक दीवार के साथ फैली हुई कस्टम डिजाइन की किताबों की अलमारियां एक विस्तृत संग्रह को गर्व से प्रदर्शित करती थीं, जिसमें चमड़े के बंधे किताबें थीं। किताबें, जो सावधानीपूर्वक श्रृंगारित और श्रृंगारित की गई थीं, एक कला के काम की तरह व्यवस्थित की गई थीं। नर्म, छिपी हुई रोशनी ने प्रत्येक शेल्फ को उजागर किया, जो प्रिय ग्रंथों के जीवंत रंगों और उभरे हुए पीठों पर ध्यान आकर्षित करती थी। एक शांत कोने में एक भव्य वेलवेट में ढका हुआ आरामदायक कुर्सी अपने आमंत्रण भरे आलिंगन के साथ बेताब थी। यह एक शानदार फायरप्लेस के बगल में रखी गई थी, जिसमें संगमरमर का मंतल था, जो विचारों के क्षणों के लिए एक आरामदायक स्थान प्रदान करता था। एक नर्म कश्मीरी कंबल आर्मरेस्ट पर लिपटा हुआ था, जो आराम और शैली दोनों प्रदान करता था। विवान को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस जगह में वास्तव में एक फायरप्लेस था। आखिरकार, वर्तमान तकनीक के स्तर को देखते हुए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक कि सर्दियों में भी। लेकिन बेंजामिन को देखते हुए, जिसने अभी डेस्क के पीछे अपनी सीट ली थी, उसने सोचा कि यह अपेक्षित हो सकता है। आखिरकार, बेंजामिन एक बूढ़ा आदमी था और शायद वह अतीत को पसंद करता था। इस मामले पर ध्यान केंद्रित न करने का निर्णय लेते हुए उसने अपने चारों ओर की जांच जारी रखी। और सच कहूं तो वह वास्तव में इस बूढ़े आदमी के अध्ययन कक्ष को साफ सुथरा रखने से प्रभावित था। आर्मचेयर के बगल में एक सुरुचिपूर्ण बार कार्ट ने बेहतरीन वाइन और स्पिरिट का चयन प्रदर्शित किया, जो भोग का आमंत्रण देता है जबकि मिलनसारिता को बढ़ावा देता है। क्रिस्टल कट डिकेंटर्स, चमकदार कॉकटेल शेकर और पॉलिश की गई चांदी की वस्तुएं एक स्पर्श की सोफिस्टिकेशन जोड़ती हैं, जो चयनात्मक उपभोक्ता की सेवा के लिए तैयार हैं। फायरप्लेस के ऊपर एक विशाल अमूर्त चित्र है जो ध्यान आकर्षित करता है। इसके जीवंत रंग और गतिशील स्ट्रोक एक परिष्कृत और कलात्मक आकर्षण का माहौल बनाते हैं। जटिल रूप से डिजाइन किए गए दीवार के सॉन्सेस नाजुक क्रिस्टल से सजे हुए गर्म चमक बिखेरते हैं, जो कलाकृति को एक दिव्य सुंदरता के साथ रोशन करते हैं। फर्श पर एक भव्य गलीचा था, जिसकी जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों ने कमरे में एक स्पर्श की भव्यता जोड़ी। एक जटिल रूप से डिजाइन किया गया झूमर क्रिस्टल की बूंदों से बना छत से लटका हुआ था, जो कमरे में चमकदार परावर्तनों को बिखेरता था। विवान को यह मानना पड़ा कि इस अध्ययन कक्ष में हर विवरण को ज्ञान, विश्राम और प्रेरणा के लिए एक भव्य आश्रय बनाने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था। बेहतरीन कारीगरी से लेकर भव्य फर्नीचर तक, ये स्थान परिष्कृत सुंदरता का एक आभा बिखेरता था, जो बौद्धिक प्रयासों और अत्यधिक परिष्कृत क्षणों के लिए एक असाधारण वातावरण प्रदान करता था। बैठो, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, और अगर ऐसा है तो मुझे आराम करने देना। जब बेंजामिन ने देखा कि विवान अभी भी खड़ा है, चारों ओर देख रहा है, तो उसने गले को साफ किया, पहले उस कुर्सी की ओर इशारा किया जो डेस्क के ठीक सामने थी। विवान ने अपने चारों ओर देखना बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे अपनी माँ के बारे में कितनी बातें छिपा रहे हो? बेंजामिन ने विवान को थोड़ी सी भौहें चिढ़ाते हुए देखा, और एक पल के लिए चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया है। बस इतना है कि मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा। जब विवान ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी खेल खेल रहा है जिसे वह पहले से ही जानता था, तो वह अधीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था और बस विषय के चारों ओर घूमने की योजना बना रहा था। तुम बस मुझे वह बताओ जो मुझे जानने की जरूरत है, बजाय इसके कि तुम चारों ओर घूमते रहो। या अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, तो ये बेहतर होगा कि तुम मुझे इसके बारे में सूचित करो, बजाय इसके कि मैं यहाँ समय बर्बाद करता रहूं। विवान ने अधीरता से कहा। वर्तमान में उसके पास बहुत कुछ था। 4 कंपनियों के अलावा, जिन्हें वह पूरे उद्योग में प्रमुख बनाना चाहता था, वहाँ एक छायादार संगठन, आलिशान पैंथर का संगठन और यहाँ तक कि बटरफ्लाई संगठन का मामला भी था। अनजाने में वह एक साथ कई मामलों में शामिल हो गया था।
और अब उसे जितनी संभव हो सके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करनी थी, ताकि ये सभी चीजें उसे नीचे खींचने की कोशिश न करें। सांस, ठीक है, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? ये जानकर कि वह विवान से रहस्यों को छिपा नहीं सकता, बेंजामिन ने एक गहरी सांस ली और पूछा। ये जानकर कि बूढ़े आदमी के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, विवान ने आगे बढ़कर पूछा, मेरी माँ के बारे में। एक समय था जब तुमने मुझसे कहा था कि अगर वह वास्तव में रॉय परिवार छोड़ना चाहती तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम इसे समझाओ। बेंजामिन ने एक पल के लिए चुप रहकर विवान के चेहरे को देखा, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे उसे कोई बदलाव नहीं दिखा और यह पूरी तरह से उदासीन था। इस मामले पर ध्यान न देने का निर्णय लेते हुए उसने विवान को जो कुछ भी पता था उसके बारे में बताना शुरू किया। शुरुआत में ये कुछ ऐसा था जिसे परिवार में एक रहस्य के रूप में रखा जाना था, लेकिन चूंकि तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो क्योंकि तुमने शामिल होने से मना कर दिया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। खैर, इसे छोड़ दो। परिवार के नियमों ने भी कहा है कि मैं एक बाहरी व्यक्ति को परिवार के मूल रहस्यों के बारे में नहीं बता सकता, जो कि बेंजामिन अभी जारी रखने ही वाला था जब अचानक विवान ने उसे रोक दिया। तुम्हें मुझे परिवार के नियमों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए तुम बस मुझे वह बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। बेंजामिन ने विवान को देखा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वर्तमान में विवान उसका सम्मान नहीं कर रहा है जैसे जोनाथन करता है। खैर, वह केवल अपने साथ हुई घटना के लिए खुद को दोष दे सकता था। साथ ही उसने सोचा कि शायद ये परिवार के नियमों का पालन करने का परिणाम था। शायद लंबे समय से मौजूद परिवार के नियमों में बदलाव की आवश्यकता थी, जिस कारण मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हारी माँ वहां से जाना चाहती तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास जाने की क्षमता थी। जेज़्डा परिवार की क्षमताओं के साथ मुझे विश्वास है कि तुम इस तथ्य पर विश्वास नहीं करते कि हम वास्तव में उसे खोज नहीं पाए जब वह घर से गई थी। बेंजामिन ने समझाया। विवान जानता था कि बेंजामिन जो कह रहा था वह सच था। आखिरकार वह हमेशा खुद से सवाल करता था कि अगर यह सच है कि जेज़्डा परिवार वास्तव में अद्भुत क्षमताएं रखता है तो ये कैसे संभव था कि नेलिमा के क्रिस्टल सिटी में रहने के बावजूद उन्हें उसका पता लगाना मुश्किल था। बस इस तथ्य से कि धीरेन्द्र ने यह जान लिया था कि नेलिमा कहाँ थी और उसके हत्या की साजिश भी की थी, विवान बता सकता था कि यह सच था कि जेज़्डा परिवार ने नेलिमा के ठिकाने के बारे में जानने की क्षमताएं रखी थीं। क्रिस्टल सिटी भले ही यह केंद्रीय प्रांत के शहरों की तुलना में छोटा था, लेकिन पश्चिमी प्रांत में यह एक उल्लेखनीय शहर था। इसलिए वहां रहने का मतलब था कि जेज़्डा परिवार ने अपने पास मौजूद संबंधों का उपयोग करके उसे आसानी से खोजा जा सकता था। बेशक हम पहले से ही जानते थे कि वह कहाँ थी, लेकिन उसने हमें बताया कि वह घर वापस आने के लिए इच्छुक नहीं थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए किसी भी कीमत पर हम उसे परिवार में बंधन में नहीं रख सकते थे जब उसे अपनी खुद की जिंदगी जीने की जरूरत थी। बेंजामिन ने जारी रखा, बंधना? तुम किस प्रकार के बंधन की बात कर रहे हो? क्या ये परिवार के नियमों के मामले में है जो लंबे समय से स्थापित हैं? विवान ने भौहें चिढ़ाते हुए पूछा। बेंजामिन ने विवान के पूछे गए सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, चूंकि यह उसका निर्णय था तो हम और हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। जब तक वह जो करना चाहिए वह करती रही तब तक कोई समस्या नहीं थी। सांस, पहले मैंने सोचा था कि उसने उस व्यक्ति को पाया जिसे वह वास्तव में प्यार करती थी, लेकिन अंत में भले ही उसने उसे प्यार किया, वह आदमी उसे प्यार नहीं करता था। इसके बजाय वह उसके परिवार के पृष्ठभूमि और समर्थन को पसंद करता था जो उसे अपनी मां से शादी करने के बाद मिलना था। बेशक हमने धीरेन्द्र के बारे में पहले से ही जांच की थी और हमें पता चला था कि उसने पहले से ही 2 पत्नियां शादी कर ली थीं। बस इतना था कि चूंकि तुम्हारी मां ने प्रेम के मामले में परिवार के प्रभाव का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया, हमने हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया। कम से कम हमें विश्वास था कि वह इससे एक सबक सीखने जा रही थी, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इसे छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। ये कई वर्षों तक चलता रहा जब तक तुम पैदा नहीं हुए। चूंकि यह उसका निर्णय था कि वह वहां रहना चाहती थी, इसलिए हम तुम्हें वहां से निकालने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे ताकि तुम उस दुख से बाहर निकल सको जिसमें तुम थे। और फिर एक समय आया जब वह अचानक गायब हो गई, और तब से हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी उसे नहीं खोज पाए। ये भी इस समय था जब हम तुम्हें रॉय परिवार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चिंतित थे कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नेलिमा की योजनाओं के खिलाफ हो। जब ये लगभग 5 साल तक पहुंचने वाला था तो हमने अंततः एक निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर हमें तुम्हें वहां से निकालना होगा। लेकिन अंत में तुमने पहले ही कदम उठाया और वहां से चले गए। बेशक हम हमेशा तुम्हारी निगरानी कर रहे थे, लेकिन हमने तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं किया।
और सच कहूं तो मैं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूं कि तुम वास्तव में इतनी अद्भुत क्षमताएं रखते हो। इसे छोड़ते हुए आज तक हम अपनी माँ को नहीं खोज पाए हैं। कहीं भी कोई निशान नहीं है, चाहे हम कितनी भी मेहनत करें। बिना किसी निशान के हम निराश हैं। जब तक वह खुद आने का निर्णय नहीं लेती तब तक हम उसे खोजने में असमर्थ हैं। बेंजामिन ने अंत में एक उदास आवाज में कहा। सवालों के जवाब देने के बजाय बेंजामिन ने विवान के सामने पहले से मौजूद सवालों के एक और ढेर को जोड़ दिया। आखिरकार एक और बात थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। पहली बात यह थी कि ऐसा लगता था कि उसकी मां को एक विकल्प दिया गया था और यह नहीं कि उसे कुछ करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि बेंजामिन और परिवार के अन्य सदस्य उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें उसके निर्णयों का सम्मान करना पड़ा। और अंत में ये तथ्य था कि बेंजामिन ने अभी कहा था कि उसकी मां गायब हो गई। विवान को विश्वास नहीं था कि जेसडा परिवार की क्षमताओं के साथ वे वास्तव में यह नहीं जान पाएंगे कि उसकी मां लगभग 5 साल पहले गुजर गई थी। इसके अलावा अगर यह सच था कि उसकी मां गायब हो गई, तो फिर क्यों था कि अनिता इतनी दुखी थी और उसने हाल ही में हुई स्मारक में भी भाग लिया था। जैसे ही बेंजामिन ने विवान के विचारों को पढ़ा, उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मां मर गई, लेकिन ये सच नहीं है। जिसे तुमने दफनाया है वह वास्तव में एक क्लोन है और उसकी असली शरीर नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि तुम एक धोखे में हो। इसके अच्छे या बुरे होने के बारे में तुम खुद निर्णय ले सकते हो। जितना भी विवान अपने भावनाओं को नियंत्रित करना चाहता था, उसके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। आखिरकार वह 5 साल से यह जानकर जी रहा था कि उसकी मां गुजर गई है, लेकिन अंत में उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो उन्होंने दफनाया था वह केवल उसका क्लोन था। इसका मतलब था कि वह पिछले 4 वर्षों से यह मानकर जी रहा था कि उसकी मां गुजर गई है, लेकिन अंत में ये सब एक झूठ था। इससे उसे धोखा महसूस हुआ। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मां ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, या क्या यह उसका निर्णय नहीं था बल्कि किसी और का निर्णय था। विवान पूरी तरह से भ्रमित था। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह सभी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी उसके लिए समझ में नहीं आ रहा था। और कृपया मुझसे मत पूछो कि क्लोन उसे बनाया गया था या हमें या किसी और ने। ये जानकारी मुझे नहीं पता। ओह, मैं जानता हूं कि हमारा परिवार क्लोन बनाने में शामिल नहीं था, बेंजामिन ने स्पष्ट किया। जैसे ही विवान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बेंजामिन ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं जानता हूं कि तुम जानना चाहते हो कि हम हमेशा उसके कहने पर क्यों सहमत होते थे। इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि तुम्हारी मां एक सुपरह्यूमन थी। विवान का मन क्षण भर के लिए खाली हो गया, क्योंकि उसने इस जानकारी को संसाधित करने की कोशिश की। यह नहीं था कि उसने इस तरह की बात की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये सब इतनी अचानक आया। उसने पहले से ही अपनी मां के अद्भुत क्षमताओं के बारे में अटकलें लगाई थीं, लेकिन सच कहूं तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मां एक सुपरह्यूमन है। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये दुनिया बहुत कुछ छिपा रही है, और उनमें से एक ये है। यहाँ तक कि तुम्हारी मां ने भी तुमसे बहुत कुछ छिपाया है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अद्भुत क्षमताएं रखते हैं, जो पूरी तरह से इस दुनिया से बाहर हैं। और ये कुछ ऐसा है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए अभी भी एक रहस्य है। वर्तमान में दुनिया में कई मजबूत ठिकाने हैं। सभी का उपयोग रक्षा के लिए किया जाता है, और दूसरी ओर वे अनुसंधान केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। सभी सुपरह्यूमन वहां होने चाहिए। तुम्हारी मां, वह वहां समय समय पर जाती थी, लेकिन जब से वह गायब हुई, हम उसे हर स्थान और ठिकाने में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी कोई निशान नहीं मिली। संक्षेप में, तुम्हारी मां बस गायब हो गई, और जहां वह गायब हुई है, हम अभी भी खोज रहे हैं, और शायद तुम भी हमें उसे खोजने में मदद कर सकते हो। बेंजामिन ने समाप्त किया। विवान चुप रहा। इस सभी जानकारी को समझने के लिए उसे समय चाहिए था। आखिरकार यह एक बात थी कि उसकी मां एक परिवार से आती है जो अद्भुत पृष्ठभूमि रखता है, उससे कहीं बेहतर जो वह था, जिसे एक बास्टर्ड की तरह व्यवहार किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से अलग था जब ये जानने की बात आई कि उसकी मां ने उससे बहुत कुछ छिपाया है। और इससे भी अधिक, उस पत्र से जो उसने लिफाफे में छोड़ा था, उसने कुछ ऐसा कहा था कि वह गुजर गई। उसने कहीं नहीं कहा कि वह कहीं जा रही है। यह मामला उलझन में डालने वाला था। आखिरकार अगर यह सच था कि वह गुजर गई, तो ये कैसे हुआ? वह एक सुपरह्यूमन थी, और इसका मतलब था कि जो जहर उसे मारी गई थी, वह उसके लिए पूरी तरह से बेकार था। खैर, भले ही यह सच हो कि धीरेन्द्र उसकी मां की मौत में शामिल नहीं था, विवान को उसकी हत्या करने का कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, और ये दंडनीय था। परिवार के बारे में क्या सभी को ये पता है कि मेरी मां एक सुपरह्यूमन थी?
विवान ने पूछा। निश्चित रूप से, जब वह अपनी मां का उल्लेख कर रहा था तो उसने भूतकाल का उपयोग किया, क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि क्या वह वर्तमान में जीवित है या नहीं। बेशक नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही सूचित किया था कि यह एक रहस्य था जिसे परिवार के मुख्य सदस्यों को जानना था। वर्तमान में मेरे बड़े बेटे को भी इसके बारे में नहीं पता। केवल वे जो बुजुर्ग माने जाते हैं और परिवार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वे इस जानकारी को जानते हैं। बेंजामिन ने उत्तर दिया। तो जो कहानियां मैंने सुनी हैं वे सभी झूठ थीं? विवान ने चकित होकर पूछा। तो जो कहानियां मैंने सुनी हैं वे सभी झूठ थीं? विवान ने चकित होकर पूछा। बेंजामिन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं कह सका। आखिरकार, भले ही यह सच था कि उसे यह नहीं पता था कि वर्षों तक झूठ बोलने का अनुभव कैसा होता है, लेकिन कम से कम वह इसकी कल्पना कर सकता था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह विवान को खोजने गया था तब विवान की आंखों में जो गुस्सा था वह उसे याद था जब उसने नाथन के ठिकाने के बारे में उससे पूछा था। उस समय विवान ने उसे भी दोषी ठहराया था। आखिरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए वहां जाना जो एक हत्या में शामिल था, इसका मतलब था कि वह शायद हत्यारे के साथ था। भले ही यह सच था कि बेंजामिन को नाथन की क्रूरता के बारे में पता था, लेकिन उसे पता था कि नाथन की क्षमताओं के साथ वह नीलिमा का सामना नहीं कर सकता था। नीलिमा न केवल मजबूत थी, बल्कि उसके पास एक अद्भुत क्षमता भी थी। उस क्षमता के साथ, जब तक वह सुपरह्यूमन बन चुकी थी, अगर वह नाथन का सामना करना चाहती तो ये सब एक उंगली के इशारे से हो सकता था। आखिरकार, और विवान के गुस्से के कारण उसने नाथन को मार डाला। भले ही यह सच था कि नाथन को क्रूर माना जाता था, लेकिन अंत में वह अभी भी उसका बेटा था। इसलिए जब उसे पता चला कि नाथन गुजर गया है तो बेंजामिन ने उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना चाहा। बेशक, बेंजामिन ने विवान को नाथन को मारने के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। अंत में ये सब नाथन के अपने कार्यों का परिणाम था। ये तथ्य कि वह नीलिमा की क्षमताओं के बारे में नहीं जानता था, उसने उसके मरने की साजिश की थी। इसके अलावा, भले ही उसने कुछ ऐसा नहीं किया था जो मौत के लायक हो, बस इस तथ्य से कि घर से भागने के कारण उसने अपने वंश को परिवार के मुखिया के पद पर पहुंचने से रोक दिया था, नाथन ने उससे द्वेष रखा। अब तक बेंजामिन को यह अफसोस था कि नाथन ऐसे ही मर गया। खैर, उसे इस मामले के बारे में और सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, नाथन को वापस जीवन में लाने का कोई तरीका नहीं था। क्लोनिंग, क्या यह मौजूद है? तुमने कहा कि जिसे हमने दफनाया था वह मेरी मां का केवल एक क्लोन था। तो वर्तमान तकनीक के स्तर के साथ मैंने कभी क्लोनिंग के बारे में क्यों नहीं सुना? विवान ने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। वर्तमान में हमारे देश में मौजूद तकनीक के स्तर के साथ सफलतापूर्वक क्लोनिंग की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब तुम मजबूत ठिकानों की बात करते हो तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। मजबूत ठिकानों में अद्भुत तकनीक का स्तर है। उस स्तर की तकनीक के साथ क्लोनिंग करना पूरी तरह से संभव है। लेकिन बस इतना है कि परिणाम उतने संतोषजनक नहीं होते। हालांकि वे किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक क्लोन कर सकते हैं, लेकिन वे यादें, क्षमताएं और क्लोन का जीवनकाल केवल कुछ दिनों का होता है। इसलिए न केवल क्लोनिंग करने में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है, बल्कि क्लोन पूरी तरह से बेकार होता है। अगर क्लोन का जीवनकाल एक सामान्य व्यक्ति के समान होता तो वे उस क्लोन को शिक्षित करने की कोशिश कर सकते थे, ये देखने के लिए कि क्या वह उस व्यक्ति की क्षमताएं रख सकता है जिसे उन्होंने क्लोन किया था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि क्लोन अधिकतम 4 दिनों तक ही जीवित रहता है। बेंजामिन ने उत्तर दिया। विवान ने फिर से अपनी भौहें चिढ़ाईं। अजीमा में उसने पहले ही क्लोनिंग के मामले की जांच की थी। चूंकि वह स्वास्थ्य क्षेत्र में भी शामिल था, इसलिए उसे स्वास्थ्य उद्योग के बारे में कुछ शोध करना पड़ा, भले ही वह पूरे उद्योग पर हावी होने की योजना नहीं बना रहा था। अपने शोध से उसने महसूस किया कि भले ही कई वैज्ञानिकों ने कई बार क्लोनिंग करने की कोशिश की, वे कभी सफल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने एक क्लोन बनाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन क्लोन में जीवन के कोई संकेत नहीं थे। इससे विवान बता सकता था कि क्लोन का मामला मजबूत ठिकानों से संबंधित था। और चूंकि ऐसा था, इसका मतलब था कि उसकी मां की गुमशुदगी भी कुछ ऐसा था जो मजबूत ठिकानों से संबंधित था। ये सच था कि बेंजामिन ने दावा किया था कि वे उन मजबूत ठिकानों में खोजने में सक्षम थे जिन तक वे पहुंच सकते थे, लेकिन वे कभी भी उसकी कोई निशान नहीं खोज पाए। तुम्हारे पास कितने मजबूत ठिकानों तक पहुंच है? विवान ने फिर से पूछा। बेंजामिन कुछ समय के लिए चुप रहा, और एक पल बाद उसने उत्तर दिया, वर्तमान में दुनिया में लगभग 120 मजबूत ठिकाने होने चाहिए, और उनमें से हमारे पास 5 तक पहुंच है। विवान, कंफ्यूज्ड फेस। सच में केवल 120 में से 5, और तुमने दावा किया कि तुमने वास्तव में अपनी मां के निशान खोजने की कोशिश की। क्या तुम मजाक कर रहे हो? विवान ने अविश्वास से पूछा। बेंजामिन ने विवान को ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख को देख रहा हो। फिर उसने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मजबूत ठिकानों तक पहुंच पाना इतना आसान है?
ये सिर्फ इस बात का मामला नहीं है कि मजबूत ठिकाने दुनिया भर में फैले हुए हैं, बल्कि तुम्हें एक भी मजबूत ठिकाने में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। उनमें से एक में प्रवेश करने की क्षमता होना पहले से ही एक बाधा है। ये पहले से ही अच्छा है कि हम 120 में से 5 मजबूत ठिकानों में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि सभी मजबूत ठिकाने अलग अलग प्रबंधन के अधीन हैं। भले ही हम इस देश में महान प्रभाव रखते हों, लेकिन जब बात मजबूत ठिकानों की आती है तो यहाँ जो भी धन और सब कुछ है वह वहाँ पूरी तरह से बेकार है। इसलिए तुम्हारा यहाँ का प्रभाव, अगर तुम मजबूत ठिकानों में जाते हो और तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है तो तुम बेकार हो, बेंजामिन ने समझाया। फिर भी तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि तुमने मजबूत ठिकानों में खोज की। 120 में से 5, ये तो बहुत छोटा संख्या है। मुझे लगता है कि मुझे खुद जांच करनी होगी, विवान ने कहा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने बेंजामिन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम पैंथर संगठन के बारे में कुछ जानते हो? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये वही है जो तुम्हारे पीछे आया था? अगर ऐसा है तो मैं उनके बारे में जांच करूंगा, बेंजामिन ने उलझन में उत्तर दिया। उसे नहीं समझ में आया कि पैंथर संगठन क्या था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि यह मजबूत ठिकानों से संबंधित था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, विवान ने और कुछ नहीं कहा और जाने का निर्णय लिया। पैंथर संगठन के बारे में उसने उनके बारे में और कुछ नहीं कहा। उसने यहाँ पर्याप्त समय बिता लिया था और उसे पर्याप्त जानकारी मिल गई थी। खैर, वह सभी जानकारी जो उसे बूढ़े आदमी से मिल सकती थी। उसे नहीं लगा कि बूढ़े आदमी को सुनना जारी रखने की कोई आवश्यकता है। आखिरकार उसकी तरह वह भी पूरी तरह से अनजान था कि उसकी माँ कहाँ गई थी। बेंजामिन ने विवान को जाने से नहीं रोका। इसके बजाय वह इस बारे में सोचने लगा कि विवान ने इस बारे में क्यों पूछा। ऐसा लगता है कि मजबूत ठिकानों के लोग अब सामान्य देशों के मामलों में शामिल होने लगे हैं। अगर ऐसा है तो हमारे परिवार को कदम उठाने होंगे, बेंजामिन ने अपने मन में सोचा। वह इस दौरान विवान को देख रहा था जब वह उसे मजबूत ठिकानों के बारे में समझा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि विवान को जानकारी मिलने के बाद कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसका मतलब था कि वह पहले से ही मजबूत ठिकानों के अस्तित्व के बारे में जानता था जब वह यहाँ आया था। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि उसने ये भी लक्षित किया कि उसकी माँ रॉय परिवार को छोड़ने में सक्षम होती, और जहाँ उसने कहा कि दुनिया बहुत कुछ छिपा रही है, इसका मतलब था कि वह पहले से ही सुपरह्यूमन के बारे में जानता था। जहाँ वह अपनी माँ के सुपरह्यूमन होने की बात सुनकर चकित हुआ, यह अपेक्षित था। आखिरकार विवान ने एक ऐसा जीवन जिया था जिसमें उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ अद्भुत क्षमताएं रखती थी। उसने अपनी माँ की तरह अद्भुत क्षमताएं रखने के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस पर नज़र रखनी होगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम कुछ भी चूक न जाएं। भले ही यह सच है कि उसने ये तय किया है कि वह परिवार में वापस नहीं आएगा, यह मायने नहीं रखता। उसके रक्त में अभी भी जेज़्डा का खून बह रहा है, बेंजामिन ने विवान के जाने के बाद अपने मन में सोचा। बेंजामिन पहले से ही बता सकता था कि विवान अपनी माँ की जांच करने जा रहा था, और अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि वह जेज़्डा परिवार के कई रहस्यों के बारे में जानने जा रहा था। बेशक जेज़्डा परिवार अन्य गुप्त परिवारों की तरह नहीं था। इसके अलावा ये तथ्य कि वे अजीमा पर अद्भुत प्रभाव रखते थे, इसके अलावा वे सुपरह्यूमन के मामलों में भी शामिल थे। और बेशक हर कोई मजबूत ठिकानों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। ये केवल उन लोगों का मामला था जो सरकार के शीर्ष पर थे और शायद कुछ भाड़े के सैनिक। लेकिन ये सब हमेशा एक रहस्य के रूप में रखा गया था। हालांकि मजबूत ठिकानों की उपस्थिति को एक रहस्य के रूप में रखा गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि मजबूत ठिकाने उन सामान्य लोगों के मामलों में शामिल नहीं हो रहे थे जो मजबूत ठिकानों के सदस्य नहीं थे। बस इस तथ्य से कि प्रत्येक मजबूत ठिकाने के बाहर एक और शहर था, इसका मतलब था कि ये वह जगह थी जिसका वे उपयोग कर रहे थे। उन शहरों में जो मजबूत ठिकानों के बाहर थे, यही वह जगह थी जहां सामान्य देशों के लोग जाते थे, ये देखने के लिए कि क्या वे मजबूत ठिकाने में प्रवेश करने का मौका पा सकते हैं। बेशक वे जानते थे कि अगर वे मजबूत ठिकाने में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। न केवल वे मजबूत बनेंगे, बल्कि उन्हें अद्भुत धन प्राप्त करने का भी मौका मिल सकता है। बेंजामिन के महल से बाहर निकलने के बाद विवान ने अनिता से अलविदा कहा। दीपिका और जॉन एथन पहले ही कहीं डेट पर चले गए थे, और निवास छोड़ने के बाद विवान ने फिर से सोचना शुरू किया। सब कुछ मजबूत ठिकानों की ओर इशारा कर रहा था। इसका मतलब था कि मजबूत ठिकाने शामिल थे। पहली बार जब उसे लगा कि कुछ गलत है, वह तब था जब एरिक ने कहा कि वह किसी की तरह दिखता है, और चाहे वह उसे कितनी भी बार पूछने की कोशिश करे, ऐसा लगता था कि एरिक को इस मामले के बारे में बात करने से कुछ रोक रहा था। दूसरी बार जब वह मैक्सवेल से मिला, उस समय यह कहा गया था कि वह फिर से किसी की तरह दिखता है, और मैक्सवेल ने उसे बताया कि यह सच था कि विवान अपनी माँ की तरह दिखता है।
पहले उसने बस यही सोचा था कि मैक्सवेल ने ये कहा क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह अपनी माँ की तरह दिखता है। लेकिन अंत में जब उसे पता चला कि उसकी माँ छाया संगठन के साथ एक सौदे में शामिल थी, विवान को पता चला कि मैक्सवेल ने उसकी माँ से मुलाकात की थी। छाया संगठन ने एक निम्न प्रोफाइल बनाए रखी थी, इसलिए इसका मतलब था कि कोई भी उन्हें खोजने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा जब वह छाया संगठन के गेट के सामने पहुंचा तो उन्होंने उसे अंदर आने के बजाय दूर रहने की चेतावनी दी थी। एक और बात यह थी कि जिसे उन्होंने दफनाया था वह केवल एक क्लोन का शरीर था, न कि उसकी माँ का शरीर। और क्लोन बनाने की क्षमता केवल मजबूत ठिकानों के पास थी। इसका मतलब था कि या तो मजबूत ठिकाने थे जिन्होंने क्लोन बनाया ताकि वे उसे क्लोन के साथ बदल सकें, या यह उसकी माँ थी जिसने मजबूत ठिकाने से उसके लिए एक क्लोन बनाने के लिए कहा था। किसी भी तरह इसका मतलब था कि मजबूत ठिकाने शामिल थे। और इससे भी अधिक, बेंजामिन ने भी मजबूत ठिकानों के बारे में बात की। इसका मतलब था कि एक तरह से या दूसरे उसकी माँ भी मजबूत ठिकानों के साथ शामिल थी। और इन सभी में, सभी सुरागों के बीच, विवान को लगा कि सब कुछ एक ही मजबूत ठिकाने की ओर इशारा कर रहा था। इसके अलावा उसे लगा कि पैंथर संगठन उसकी माँ के ठिकाने के बारे में जानता था। पहले वे नाथन को खोजने आए थे। भले ही उसे यह नहीं पता था कि वे नाथन को क्यों खोज रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे खोजा। फिर एरिक ने कहा कि वह किसी की तरह दिखता है। और निश्चित रूप से विवान यह अनुमान लगा सकता था कि जिस व्यक्ति के बारे में एरिक बात कर रहा था वह उसकी माँ थी। मुझे लगता है कि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं इस संगठन तक जल्द से जल्द पहुंचूं, अन्यथा मैं देर हो सकता हूं। विवान ने अपने मन में सोचा। अगर सिस्टम ने उसे यह सिफारिश नहीं की होती कि वह केवल तब मजबूत ठिकानों में जाए जब उसने अपनी अधिकारिता स्तर को दूसरे स्तर तक बढ़ा लिया हो, तो विवान तुरंत वहां चला गया होता। लेकिन उसने सिस्टम पर भरोसा किया। चूंकि सिस्टम ने कहा कि वहां जाने का यह बेहतर होगा कि वह अपनी प्रणाली की अधिकारिता को दूसरे स्तर तक बढ़ा ले, तो इसके लिए कोई ना कोई कारण तो होगा। बेशक उसे पहले ही सामंथा से जानकारी मिल चुकी थी कि पैंथर संगठन का नेता उसी स्तर का था जैसे कि बटरफ्लाई संगठन का नेता। इसके अलावा उसे पता था कि पैंथर संगठन में दूसरे नंबर पर कमांड पहले से ही एक सामान्य मानव के 10वें स्तर पर था, सुपरह्यूमन स्तर तक पहुंचने से पहले। इससे वह पहले से ही बता सकता था कि पैंथर संगठन जिस मजबूत ठिकाने से संबंधित था उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं था। इसलिए उसे विश्वास था कि संगठन का नेता सुपरह्यूमन स्तर पर था। लेकिन फिर भी वह डरता नहीं था। जब वह अपने विला की ओर ड्राइव कर रहा था, विवान का संकल्प बढ़ गया जब उसने देखा कि उसकी कंपनी की कितनी गाड़ियां सड़क पर चल रही थीं। वर्तमान में यहां तक कि एक बुगाटी वेरॉन भी उतनी ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी जितनी कि उसकी फ्यूचर टैक्स द्वारा जारी की गई नई ब्रांड की गाड़ियां। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी कार उद्योग पर हावी होने से दूर नहीं था। और बेशक जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी वह ये थी कि इस कार ब्रांड को अन्य देशों में भी निर्यात किया गया था। अनजाने में वह एक साथ कई देशों में पूरी कार उद्योग पर हावी हो सकता था। लेकिन बेशक उसे पता था कि यह कितना कठिन था। अगर किसी देश की सरकार ने तय किया कि किसी विशेष उत्पाद को उस देश में आयात नहीं किया जाना चाहिए, तो वह पूरी बाजार पर हावी नहीं हो सकता था। 5 दिन बाद अजीमा से कई 100,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर जो लोगों से भरा हुआ था, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हर एक के पास हथियार थे। समय समय पर झगड़े भड़क उठते थे क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ते थे या वे एक दूसरे से कुछ हासिल करना चाहते थे। इस शहर में अन्य शहरों की तरह नहीं, जहां लोग कारों में चलते हैं, सूट पहनते हैं और अपने सामान्य कामों के लिए जाते हैं, ये लोग पूरी तरह से अलग थे। वे एक रक्तपात की आभा से भरे हुए थे जो ये संकेत देता था कि वे लोग खून में शामिल रहे थे। इसके अलावा इस पूरे स्थान पर सामान्य लोगों की संख्या आसानी से गिनी जा सकती थी। शहर की जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं थी। इसके बजाय जनसंख्या लगभग 1 मिलियन के आसपास थी, जो कि अजीमा के क्रिस्टल सिटी जैसे शहरों की तुलना में बहुत कम थी, जो पश्चिमी प्रांत में स्थित था। क्रिस्टल सिटी इतनी समृद्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 मिलियन थी। इस शहर से दूर नहीं एक विशाल दीवार थी जो सभी लोगों को अंदर देखने से रोकती थी। इसके अलावा वहां कई टावर थे जो इतने लंबे थे कि वे ऊंची दीवारों को पार कर गए थे। इन टावरों पर कई रडार थे जो पहचान के लिए उपयोग किए जाते थे। इसके अलावा प्रत्येक टावर को एक समूह द्वारा सुरक्षित किया गया था जो भविष्यवादी कवच पहने हुए थे और वे 4 के समूह में चलते थे। इन ऊंची दीवारों के पीछे एक और दुनिया थी, बाहर की शहर के विपरीत जो दीवारों के बाहर था। ये शहर अंदर एक जादुई शहर था जो तकनीक से बना था। गाड़ियां जो हवा में तैरती थीं जैसे वे चलती थीं, रोबोट एक जगह से दूसरी जगह सेवक के रूप में चलते थे, सामग्रियों का उत्पादन पूरी तरह से स्वचालित था, आदि। दूसरे शब्दों में इस शहर में लगभग सब कुछ तकनीक पर निर्भर था।
यहाँ की इमारतें इतनी ऊंची नहीं थीं और सबसे ऊंची इमारत लगभग 50 मंजिल ऊंची थी, लेकिन वे सभी बड़ी थीं। ये डेविन मजबूत ठिकाना था। डेविन मजबूत ठिकाने के केंद्र में एक श्रृंखला की इमारतें थीं जो पूरे मजबूत ठिकाने में अन्य इमारतों की तुलना में अधिक भव्य दिखती थीं। ये वर्तमान में पूरे मजबूत ठिकाने का मुख्यालय माना जाता था। यहीं पर सभी संगठनों के लोग बैठक के लिए आते थे और यहीं पर पूरे मजबूत ठिकाने का नेता पाया जाता था। संपूर्ण मजबूत ठिकाने की सबसे बड़ी इमारत के बाहर एक समूह था जो इंतजार कर रहा था। उनमें से सभी या तो विभिन्न संगठनों के नेताओं के सहायक थे, नेताओं के भागीदार या उनके बच्चे या रिश्तेदार। हालांकि वे एक साथ रह रहे थे, लेकिन वे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। इसका मतलब था कि उनके बीच का संबंध इतना निकट नहीं था। इस समूह में एक महिला थी जिसकी बाल बैंगनी और आंखें भी बैंगनी थीं। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति वर्तमान में ठंडी थी, अगर कोई उसकी आंखों में ध्यान से देखता तो वे देख सकते थे कि उसकी आंखें चिढ़ और अधीरता से भरी हुई थीं। इसका कारण ये था कि उसके बगल में एक युवा आदमी था जिसकी बाल सुनहरे थे, आंखें हरी थीं और चेहरे की विशेषताएं तेज थीं। बेशक उसके चेहरे पर एक घमंडी अभिव्यक्ति थी, हालांकि वह एलिसिया पर मुस्कुरा रहा था। तुम इतनी अचानक चली गईं, और तुम हाल ही में आए हो। तुम जानती हो हम दोनों को जल्द ही शादी करनी है, इसलिए हमें और बातचीत करनी चाहिए, युवा आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक लालसा और इच्छा दिखाई दे रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसके सामने की महिला उससे बात करने के लिए इच्छुक नहीं थी, युवा आदमी ने उसे छोड़ने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वह दोनों के बीच बातचीत शुरू करना चाहता था। मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझसे शादी करने का सपना मत देखो, यह असंभव है, एलिसिया ने ठंडे स्वर में कहा। तुम जानती हो कि यह निर्णय तुम नहीं ले सकती। इसके अलावा मैं हाल ही में घर लौटा हूं और मुझे बताया गया था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसलिए इससे पहले कि मैं ये निर्णय लूं कि मैं अपने माता पिता को ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वे लक्ष्य बदल सकते हैं या नहीं, कम से कम मुझे तुम्हारे बारे में जानना होगा, युवा आदमी ने जारी रखा। डेविड, यह मायने नहीं रखता कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। तुम्हारे चुनाव का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार और बता दूंगी, मैंने तय कर लिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने जा रही हूं और कोई भी इस तथ्य को नहीं बदल सकता। एलिसिया ने उसे ठंडे स्वर में देखा और उत्तर दिया। डेविड ने जब उसकी बातें सुनी तो उसने बस हंस दिया। वर्तमान में वह बेबस महसूस कर रहा था। आखिरकार यह उसका निर्णय नहीं था। वह इस मजबूत ठिकाने से लंबे समय तक बाहर रहा था और वह केवल कुछ महीने पहले वापस आया था। लेकिन जिस पल वह आया, उसके माता पिता ने उसे सूचित किया कि उन्होंने उसके लिए पहले से ही एक साथी चुन लिया है और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी थी। ये केवल 1 महीने बाद होना था जब वह वापस आया था, लेकिन उसने अपने माता पिता से अनुरोध किया कि वे उसे समय दें ताकि वह उस व्यक्ति के साथ परिचित हो सके जिसे उन्होंने चुना था। लेकिन चाहे वह कितनी भी बार एलिसिया से बातचीत करने की कोशिश करे, उसने उसे एक मौका नहीं दिया। और सच कहूं तो वह वास्तव में उसकी ओर आकर्षित था, और अगर एलिसिया उसे खुलने का निर्णय लेती तो वह शादी के लिए तैयार था। डेविड कुछ कहने ही वाला था जब अचानक सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुला और एक समूह एक्स्ट्रॉर्डिनरी आभा वाले लोग बाहर आए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।